नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं हूं महावीर किसान, रायपुर छत्तीसगढ़ से बलराम किसान के साथ। और हम देख रहे हैं किसान पाठशाला चैनल पे सीखना सिखाना मुहिम पे। आज हैं हम साजा जिला पड़ता है ना, बेमेतरा जिला पे साजा छत्तीसगढ़ पे केला की खेती किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे सीखना सिखाना मुहिम पे। साथ में अब आए हुए हैं हमारे गणेश भैया जी। जी राम राम भैया। हम आप अभी जितने भी हमारे बीच आए हैं किसान भैया, हमारे बंधु, सबका परिचय आपको कराते हैं ताकि सबका एक साथ परिचय भी हो जाएगा। और हमारे इस चैनल पे अगर देखेंगे तो सबको कहाँ से है। भैया राम राम। राम राम। एक छोटा सा परिचय, नाम, पता और मैं क्या कर जगमोहन रहे हैं किसान अभी, साजा घोटवानी से क्या लगाए हैं अभी और बेमेतरा जिला। क्या लगाना चाह रहे हैं अभी, केला लगा केला है या मेरा पपीता? 5 एकड़ में। जी, केला लगा है 5 एकड़ में। बाकी फिर बातें फिर करते रहेंगे। अभी एक परिचय छोटा सा। मैं कंवर साहू, रामीपुर लोहारा कवर्धा से। केला लगाना है अभी जी 5 जी जी, एकड़ में। ओके भैया। मैं हरी साहू, साजा घोटवानी, जिला बेमेतरा से। केला लगा है 3.5 एकड़ में। मैं चंपेश्वर से हूँ, साजा भोटवानी, 3 एकड़ में पपीता लगा है। जी भैया आपका? मैं घनश्याम साहू, साजा घोटवानी, जिला बेमेतरा, केला पपीता की खेती करता हूँ। जी, अब हम आ गए इधर भैया लोग का। भैया आप लोग अपना परिचय। ठीक है, जो भैया बताइए, फार्मिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपना नाम तो बताइए। वर्धा क्लास से ओके, पपीता लगाए हैं। मैं सोनू साहू, साजा बेलगांव और सोनू भैया से बात होता है, टमाटर आज की खेती मुलाकात करते हैं हुआ है। और पपीता का और केला का। जी जी ठीक। मैं साकेत देवांगन, साजा मोहतरा से 12 एकड़ में केला लगा हुआ है, 12 एकड़ में पपीता। जी मैं भास्कर साहू, साजा मोहतरा से, साथ में ही हैं हम लोग। जी 12 जी। एकड़ में केला और पपीता। सर आपका? सुधीर लखोटिया, ग्राम कारेसरा, बेमेतरा जिला, 4.5 एकड़ में केला लगा हुआ है अभी। सर का? मैं शालिग्राम साहू, ग्राम रामेपुर, केला लगा है। जी, सबका परिचय हो गया। अब इसमें हम समस्या का समाधान, भैया आप इधर नज़दीक में आ जाओ ना, या तो हम यहाँ ले आते हैं अपना, फिर आवाज़ फिर बोलने में फिर तकलीफ है। यहाँ पे आ जाते हैं। खड़ा होकर बताइए। जी 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 बाकी किसान कहाँ पे, पीछे है क्या? है। हो गया। नमस्कार, मैं गणेश किसान महाराष्ट्र से हूँ, जलगांव। और शायद आप लोग किसान पाठशाला प्रोग्राम देखते हो, इसलिए केले के किसान सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, है ना। केला, पपीता और अन्य फसलों के लिए भी। मैं गणेश किसान किसान पाठशाला बलराम किसान जी के साथ में आप लोगों के बीच यहाँ बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में साजा गाँव में, है ना। पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि शाम के समय का आपका बहु अमूल्य समय आप लोग हमारे लिए यहाँ पे दे रहे हो। तो केले के लिए चर्चा सत्र रहेगा। तो केले में जो जो समस्याएं आप लोगों के यहाँ पे है, आप मुझे थोड़ा सा अगर क्वेश्चन आंसर करोगे तो मैं काफ़ी अच्छे से आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूँगा। केला और पपीता दोनों है भैया, मिक्स केला दोनों? पपीता दोनों दोनों है। बराबर। तो आपके क्वेश्चन अगर सामने से आएंगे तो क्वेश्चन का आंसर देने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि शुरुआत में मैं ही बात करूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पर किसान पाठशाला प्रोग्राम कई साल से 3 साल से हम लोग निरंतरता से बलराम किसान जी के साथ में, आपने हमें भी साथ में देखा होगा। तो पूरा प्रोग्राम, पूरा सेशन किसान पाठशाला के ऊपर डाल के रखा है। हर साल किसान के पास नई समस्याएं हैं। तो क्या इस साल में ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो किसान पाठशाला देखते देखते आपको उसमें वो समस्याओं का निवारण नहीं मिला? मैं जो बता रहा हूँ वो समझने का प्रयास कीजिए कि आप किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पर को देखते देखते आप जो खेती कर रहे हो, क्या उस खेती में ऐसी समस्या है जो किसान पाठशाला के ऊपर उसका कोई सलूशन नहीं है, तो वो समस्या आप मुझे पूछ सकते हो। नहीं तो समस्या नहीं है तो पूरा सेशन A to Z तक केले का मैं स्टार्टअप कर लेता हूँ।
क्वेश्चन अगर आएंगे तो मुझे भी कुछ इस एरिया का समझ में आएगा कि इस एरिया में केले से लेकर ये समस्या मेरे किसानों के बीच में है। बराबर, केला लगाने की थीम, कैसे लगाना है, क्या करना है। अच्छा, सेंटर पे होगा, नीचे जाके मर रहा है। ओके, ये एक समस्या। ये कब लगा हुआ है पौधा? अभी का लेटेस्ट मुझे लगा हुआ दिख रहा है, मार्च अप्रैल का। 5 मार्च मार्च में लगा हुआ है। केले का सेंटर पे होगा, नीचे जा रहा है। आज की परिस्थिति ऐसी है। और कुछ समस्या है? सर हम लोग ढींचा लगाए हुए हैं। ढींचे का हाइट करीब 10 फीट होने वाला है। अच्छा, इसका कैसा प्रबंधन करना है? ये ढेंचा केले में लगाया था कि केला अभी लगाना बाकी है? केला लग चुका है। केला लग चुका है और 10 फीट हो गया ढेंचा। केले से कितनी दूरी पर लगा है? 8 से 10 इंच। तो केले को ऊपर ही नहीं आने देगा। अब फर्स्ट टाइम था हम लोग को प्रॉपर पता नहीं था इसके बारे में कि कितने डिस्टेंस पे क्या उसको करना है। ठीक है, ठीक। मैं वही है, यही चीज़ें वीडियो, जैसे किसान पाठशाला के ऊपर जितनी भी अभी किसान पाठशाला हुई है, तो स्टार्ट टू एंड केले की सारी रेसिपी हम लोगों ने दी हुई है। अभी पिछला जो हुआ उसमें भी वहाँ नया एक एरिया, नया पॉकेट था जहाँ केले की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। ए से शुरुआत थी। शायद आप लोगों को केले के बारे में सारी जानकारी है, मतलब लगा तो दिया है, लेकिन अभी उसमें नई आपको समस्याओं को समाधान नहीं मिल पा रहा है। जैसे आपने केला लगा दिया, कौन से कंपनी का पौधा लगा दिया है? जैन का केला है। अच्छा, गाइडलाइन बिल्कुल नहीं है। ये कब लगा हुआ था? 13 मार्च को लगा हुआ है। मार्च में लगा हुआ है। कुछ फ़ोटो क्लिप वगैरह, ठीक है, देख लेंगे, तो वो देखने के बाद मैं उसका भी बता दूंगा। ठीक है, दूसरी कुछ समस्या किसानों की? सर आपका? ग्रोथ सही नहीं आ रहा है, ग्रोथ सही नहीं आ रहा है, एकदम छोटे बड़े आ रहे हैं। अच्छा, केले की ग्रोथ बराबर नहीं है, अनइवन है, छोटे बड़े हैं। सर ये वेरिएशन का प्रॉब्लम हम लोग को भी है। ये कब लगा हुआ है? कौन सा 1 पौधा? अप्रैल का रेवा प्लस। रेवा प्लस लगा हुआ है और ये समस्या आपको आ रही है। ये 70-30 कंसेप्ट करके रखा हुआ है। ओके, ये वाली भी बैक्टीरियल डिसीज वाली है, जैसे ये भैया ने मुझे दिखाया। बैक्टीरियल, हाँ, बैक्टीरियल है। इसके लिए मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। गर्मी में ये समस्या आती है। पपीता में रिंग स्पॉट वायरस, पपीता में रिंग स्पॉट वायरस अभी दिख रहा है, पिछले 1 से 1.5 महीने में ज़्यादा हो गया है। नहीं अभी वो वाला कुकड़ा मुझे कितना ऐसा सिकुड़ गया। कुकड़ा ना, ये कुकुम्बर मोजा, इसमें वो अपन बोलते हैं लिप कर्ली वायरस, लिप कर्ली हो रहा है। बराबर, कुछ पत्ते नए जो आ रहे होंगे पीले भी दिख रहे होंगे। बराबर, लिप आज कौन सा दिन है? आज चूड़ा मोड़ा वायरस भी हाँ, से बोलते लेते हैं। ठीक है, पहले केले को अपन समझ पानी लेते लाओ हैं, यार, पपीता का छोटा सा पानी सेशन पीने लेंगे। का। नहीं तो केला और पपीता दोनों देखते समय वो किसानों कुछ को नहीं वो खाते। समझ नहीं आएगा कि केले का बताया या कुछ नहीं। पपीते का बताया। अच्छा, मेरे साथ तो नहीं हुआ। केले में काफ़ी सारी समस्या है किसानों के बीच में, तो मैं शुरुआत कर देता हूँ कि केला लगाते समय किन किन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है और क्या क्या सिचुएशन समय के हिसाब से समस्याएं हमारे सामने आ रही है। जैसे अभी आप बता रहे हो, तो केला जैसे मार्च में आप लगा रहे हो, छत्तीसगढ़ में तो पूरे 12 महीने में केला लग सकता है। मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, तो साल के 365 दिन आपके यहाँ केला लग सकता है, खाली 40 से 45 दिन छोड़ के। ध्यान रखना, 365 दिन केला लग सकता है, 40 से 45 दिन छोड़कर। वो 40 से 45 दिन ये है दिसंबर का महीना, जनवरी के 15 तारीख तक का। ठंडी थोड़ी बहुत आती है, उस समय केले के पौधे नहीं लग सकते। दूसरी बात, फरवरी से आप नवंबर तक पौधा लगा सकते हो, तो उसके लिए हर समय हर जगह पे अलग अलग गाइडलाइन आपके लिए रहेगी। जैसे आपने भी 70-30 कंसेप्ट करके केला लगाया, सन लगाया, लेकिन पौधा चल नहीं पा रहा है, चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं है, सारी चीज़ें आपने अप्लाई कर ली है। बराबर, तो क्या आपने केले का पौधा लगाने से पहले आपका सॉइल सैंपल भेजा था कहाँ तक, कहाँ पे? हमारे सॉइल का टेस्टिंग होना ही चाहिए। अभी आज की परिस्थिति ऐसी है कि हमारे सॉइल में
थोड़ा सा भी सर्द गर्म वाली चीज़ें अगर हो जाती है, क्लाइमेट थोड़ा सा भी चेंज होता है, तो आपके पौधे में डिसीज आना शुरुआत हो जाता है। लेकिन आज अगर क्लाइमेट चेंज हुआ है तो आज के 7वें दिन आपको उसका असर दिखाई पड़ता है आपके पत्तों के ऊपर। आज कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे आज अचानक से बारिश हो गई, बस बारिश हो गई, 2 दिन के बाद वातावरण क्लीन हो गया, आपको ये 8 से 10वें दिन आपका इसका परिणाम और नतीजा उस दिन समझ में आएगा। तब आप डॉक्टर के पास जाओगे, मतलब कृषि केंद्र वाले के पास जाओगे, गणेश के पास आओगे, या कोई एग्रोनॉमिस्ट हो उसको आप पूछोगे कि ये समस्या मेरे खेत में आ गई। तो हर किसान को समझना है कि जब जब वातावरण चेंज होगा उसी समय उसके ऊपर प्रोटेक्शन वाला स्प्रे या ड्रिप करना पड़ेगा। जैसे सर्द गर्म चीज़ें अगर होगी उस समय बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ जब जब होगी तब तब आपको ब्लीचिंग पाउडर वाला ड्रिंचिंग उसके जड़ों में करना पड़ेगा। केले का A to Z रेसिपी ये है, शुरुआत में कर देता हूँ। 1 एकड़ की शुरुआत अपन करते हैं, क्योंकि मोटा मोटी 1 एकड़ पूरे भारत में एक जैसा एक समान होता है। इधर से लीजिए, पीछे नहीं आ रहा था इसीलिए। है ना। 1 एकड़ में अगर केला लगाना है तो केला 7 पॉइंट, मैंने जो समझा है कि 7 से 8 पॉइंट में केला खत्म हो जाता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 बस केला खत्म, कट के खेत के बाहर। तो पहला पॉइंट है लैंड प्रिपरेशन। हमें जिस खेत में केले का पौधा लगाना है वहाँ का लैंड प्रिपरेशन हम कैसे करें, बराबर। दूसरा, केले का पौधा हम कौन से दिन कौन से महीने में लगा रहे हैं उस हिसाब से उसमें क्लाइमेट कंट्रोल हम लोग कैसा करें। दूसरा क्लाइमेट कंट्रोल। तीसरा आता है वाटर मैनेजमेंट। केले का पौधा लगाने के बाद में केले को कितना पानी देना है, ड्रिप है तो कितना है, फ्लड है तो कितना देना पड़ेगा। चौथा आता है आपका ग्राफ कितना होना चाहिए, बराबर। ड्रिप डालते समय आपको ग्राफ भी पता होना चाहिए कि केले में कब कौन सा ग्राफ में लगाओ। आपका 5 नंबर पे आता है कि आप उसका पौधा लगाते समय क्या क्या प्रिकॉशन उसमें लेना है, और उसके 1 महीने तक आप राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते समय उसमें क्या देना है। राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाद में जब कंद डेवलपमेंट कर रहा है उस समय उसमें क्या देना है। कंद डेवलपमेंट होने के बाद में 90 दिन के बाद उसमें क्या रेसिपी रहेगी, या उसके बीच में क्लाउडी इन्वायरमेंट रहा, बारिश आ गई, पानी हमसे ज़्यादा दिया गया, या फिर 4 दिन पानी का स्ट्रेस रहा, पानी नहीं दिया गया। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर उस समय पे उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या इतना बारीक ऑब्जर्वेशन अपने पास में है? आप लोग मेरे साथ में हो तो हाँ बोलो। मुझे भी अंदर से आना चाहिए, चौथा मीटिंग है तो बात करते करते मुझे भी लगना चाहिए कि मेरे किसान मित्र मेरे साथ में है। यस या नो? क्या आपका है वहाँ पे ऑब्जर्वेशन इतना बारीक? क्योंकि पूरे भारत की मिट्टी को हम लोगों ने, किसान पाठशाला ने एनालिसिस किया है। हर जगह पे हम लोग घूम रहे हैं। शायद किसान पाठशाला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर गांव में जाकर, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे आप लोगों से कोई सेवा भाव लिया हुआ है हम लोगों ने? ये इसलिए है कि आप जैसे किसान मित्र 50 से 60 किसान मित्र जुड़े हुए हैं और आप सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो। केला खेती, गन्ना खेती, पपीता खेती, एज इट इज़ ऑल जो हम लोग कर रहे हैं 4-5 क्रॉप, उस सुनने के लिए आप लोगों को लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से कुछ अलग अलग ट्रिक हम लोगों के पास आती है जो बिना पैसे वाली है। सही बात है? इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो। और किसान पाठशाला भी आप लोगों के सहयोग में दोनों टायर एक साथ में चलाकर गाड़ी पहिए पे चल रही है पूरे भारत में। बलराम किसान जी अलग जगह पे है, किसान पाठशाला ले रहे हैं। मैं गणेश किसान अलग जगह पे हूँ, महावीर किसान अलग जगह पे है, गुजरात में जयंती काका अलग जगह पे है। तो हम लोग आपके सेवा भाव के लिए ही जुड़े हुए हैं। क्या हमारे खेती में हम लोग जो भी फसल कर रहे हैं उसके ऊपर इतना बारीक ऑब्जर्वेशन है? नहीं।
क्या हम जिस खेत में हम प्लांटेशन जो भी कोई फसल कर रहे हैं उस फसल के लिए क्या फसल चक्र रहेगा, क्या क्लाइमेट रहेगा, कौन से कंडीशन में इसमें क्या न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, क्या इसके लिए वाटर मैनेजमेंट क्या है, इसके ऊपर शकिंग थ्रिप्स आएगा तो इसके ऊपर क्या स्प्रे करना पड़ेगा, इतना ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने करके रखा है? नहीं ही आएगा। लेकिन इतने आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक शॉर्ट फॉर्म में भैया ने एक स्प्रे बनाकर दे दिया है जो हर फसल के लिए हर समय पे कभी भी आप कर सकते हो, तो आप सारे स्प्रे से रिलीज आ जाओगे, जिसका नाम है वीएम स्प्रे। उसकी रेसिपी भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले केले को लेकर चलते हैं। तो केले में कभी कभी रास्ते से भटक जाता हूँ, है ना। तो केले को टच करते हैं। तो केले में लैंड प्रिपरेशन, क्लाइमेट कंट्रोल, ड्रिप मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, उसके बाद पौधा लगाते समय ग्राफ क्या लेना चाहिए, ग्राफ लेने के बाद में पौधा प्लांटेशन से 90 दिन तक या 110 दिन तक जब तक वो अपना कंद डेवलपमेंट करेगा तब तक क्या क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए, उसके बाद में बर्ड जैसे जैसे ऊपर आएगा उस समय क्या क्या देना पड़ेगा। तो वो 110 से 160 दिन से 170 दिन का पीरियड आता है। 170 दिन के बाद में जब फ्लावर आएगा उसका बंच मैनेजमेंट कैसा करें, उसके ऊपर क्या स्प्रे शेड्यूल ले, उसकी लंबाई कैसे बढ़े, उसका फल ऐसा हवा में नहीं जाए या वो पौधा नीचे नहीं झुके, उसके लिए क्या प्रिकॉशन। बंच मैनेजमेंट एक कंसेप्ट आता है। बाद में 90 दिन के बाद केला कट के डायरेक्ट गाड़ी से बाहर निकल जाता है। उसके बीच में एक कंसेप्ट आता है आपका 6वें महीने के बाद 180 दिन। 180 दिन में हम लोग पौधे के पास में सेकंड बेबी रखने की बात करते हैं। रटून मैनेजमेंट एक कंसेप्ट अपने ही बीच आता है जो किसान पाठशाला 70-30 कंसेप्ट में 6वें महीने के बाद बेबी छोड़ने की बात करता है। बाकी अन्य कई जगह पे आपको सुना ही नहीं दिया होगा। ये इसलिए है कि हमारी खुद की रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर कंपनी है। आप लोगों ने अगर नाम सुना हुआ होगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर एकमात्र ऐसी कंपनी है जो पूरे भारत में कम साइकिल का पौधा आप लोगों तक देने का प्रयास में है और हर किसी के खेत में आ रहा है। रेवा प्लस जो है वो 4 साइकिल का पौधा आप तक पहुंचा रहे हैं और रेवा G9 जो है वो 6 साइकिल का पौधा है। जितनी मल्टीप्लिकेशन टिश्यू कल्चर लैब में कम होगी उतनी मल्टीप्लिकेशन आपके खेत में आप अच्छे से कर सकते हो। रोगों से लड़ने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी मात्रा में उसमें होती है। एक छोटा सा ये टॉपिक है, ये पौधे की बात है। दूसरी बात, लगाते समय जैसे मार्च में पौधा अगर हमें लगाना है, 7 पॉइंट सबके ध्यान में आ गए क्या क्या मैंने बताया। लैंड प्रिपरेशन, क्लाइमेट कंट्रोल, ग्राफ, वाटर मैनेजमेंट, फर्टिगेशन, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, उसके बाद में बंच मैनेजमेंट, केला कट के बाहर हो गए। उतना ही होता है, उसके बाद में कुछ नहीं है। बीच में अगर कुछ आए तो डिसीज आते हैं तो वातावरण के इफेक्ट के वजह से रहेंगे। वो आपको खुद को एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके 1.5 से 2 मिनट का वीडियो बनाकर हमारे पास गाइडलाइन नंबर पे भेज देना है। तो उसके लिए भी 94 257 38 222 नंबर है, या फिर आपके क्षेत्र में महावीर भैया है तो इनसे भी आप कांटेक्ट करके एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बनाकर हमारे पास भेज सकते हो, ताकि आपको 6 घंटे या 7 घंटे के बाद में उसका रिप्लाई आ ही जाता है। ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ में, कोई लोग वीडियो बनाकर भेज रहे हो और आपको रिप्लाई आ रहा है? नहीं अभी नहीं आया, बोले थे जो प्रॉब्लम है उसमें फोटो करके भेजो, उसका रिप्लाई नहीं आएगा। अच्छा, मेरा भी नंबर आपके पास रखिए ताकि अभी थोड़ा सा क्रैशेस चल रहे हैं। 76974 38222 76974 38222 गणेश किसान के नाम से। कई सारे वीडियोस हैं मेरे, आप अगर देख रहे होंगे किसान पाठशाला के ऊपर तो कई सारे वीडियो सेशन है उसके ऊपर। हर जगह पे अलग अलग ट्रिक बताई हुई है, क्योंकि हर जगह का वातावरण, मिट्टी, पानी, ये चीज़ें अलग अलग है। तो हर जगह पे एक गाइडलाइन आप अगर चलाओगे तो मेरे हिसाब से वो उतना असर नहीं करेगी। बराबर है? तो केले में शुरुआत करते हैं। पौधा लगाने से पहले ही आपके खेत के चारों तरफ गन्ना घास होनी चाहिए। ये गर्मी हो या सर्दी हो, दोनों से प्रोटेक्शन करती है। गर्मी में गर्म हवाओं को ठंडा होकर गुजारेगी तो ह्यूमिडिटी बनी रहेगी।
ठंडी में ठंडी हवाओं को वो पत्तों से गुजरेगी तो वो ह्यूमिडिटी रखेगी, मतलब ठंडी हवा को गर्म करने का भी वो काम वहाँ पे करेगी, क्योंकि पत्तों में हरियाली होती है, पानी होता है, तो ठंडी हवा को कम ठंडा करके अंदर भेजने की प्रणाली वो करती है। तो दोनों टाइम आपको वो गन्ना घास काम में आती है। तो पौधा लगाते समय ही या लगाने से पहले आपके यहाँ पे मेड़ पे इतनी घास होनी चाहिए। लैंड प्रिपरेशन आपको अगर करना है तो 1 एकड़ में कम से कम 4 से 5 ट्रॉली गोबर खाद आपको डालना है। कितना? 4 से 5 ट्रॉली गोबर खाद पका हुआ डालना है, पिछले 1.5 से 2 साल पुराना। पिछले साल से अभी तक जो रखा हुआ है उसको आज खेत में मत लेकर जाइएगा, वरना फंगस जैसी बीमारियां आपके खेतों में दिखेगी। या तो वो डाल रहे हो तो उसको ट्रीट करके डालिए, ट्राइकोडर्मा वगैरह ट्रीट करके डालिए, या पौधा लगाते समय ट्राइकोडर्मा बेड के ऊपर ट्रीट करके पौधे को लगाइए। ये चीज़ें नहीं कर पाते हम लोग। क्या ये किया हुआ है हम लोगों ने पौधा लगाने से पहले? हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये पौधे को रिलीज कर देती है। पौधा लगाने से पहले ट्राइको का ड्रेंच किए थे। वो करना कैसा है मैं बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे आऊँगा। 1 एकड़ में 4 से 5 ट्रॉली गोबर खाद डालना है। वो डालना कब है? जैसे अभी की फसल चना या गेहूँ निकला आपका, चना गेहूँ निकलने के बाद में थोड़ा सा 8-10 दिन उसको सनलाइट में रखो, उसके बाद में उसको 6 से 7 इंच का ही कल्टीवेटर घुमाओ, सिंगल कल्टीवेटर घुमाने के बाद में उसमें गोबर खाद डालो। कल्टीवेटर मतलब पलटी पिलाओ आपकी तरफ बोलते हैं ना, पलटी पिलाओ घुमाने के बाद उसमें आपके गोबर खाद डालो। गोबर खाद डालने के बाद में वो रोटावेटर घुमाओ, रोटावेटर ही बोलते हैं ना, वो दाते होते हैं उसमें वो वाला, ताकि वो ढेपों को फोड़ दे और ऊपर के 6 इंच के लेयर में गोबर और मिट्टी को मिक्स कर दे, उतना उसका काम है। उसके बाद में 10-10 फीट पे आपको नाली गिरानी है। कितना? 10-10 फीट पे नाली गिराना है। तो आपको ऊपर का राइस बेड जो मिलेगा, जो बेड मिलेगा वो 7.5 फीट का टॉप मिलेगा। 7.5 फीट का टॉप मिलने के बाद में 5 फीट की ड्रिप उसमें डाल देना है। वी कर्व से इधर से 1.25 फीट छोड़ के उधर से 1.25 फीट छोड़ के बीच में 5 फीट की आपकी ड्रिप आ जाती है। लाइन से लाइन 5 फीट ये हो गया, और पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट पे झिकझैक पे आपको पौधा लगाना है, ताकि 4 महीने बाद पत्ते एक दूसरे में अगर जाए तो वो एक दूसरे के ऊपर लैपिंग ना हो। ये इसके लिए है, बराबर। तो 5x7 70-30 कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। पौधा लगाने से पहले 20 दिन पहले ये प्रणाली आपके खेत में हो जानी चाहिए। खेत के चारों तरफ गन्ना घास, आपके खेत में एनालिसिस करना, वहाँ पे पहुँच जाना कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी है और क्या क्या गलतियाँ है वो लिख के मुझे बता देना। तो आपके सामने, आंखों के सामने आ जाएगा कि हमने शायद ये गलती करी थी, क्या इसके वजह से वो ये हुआ। तो मैं आपको बता पाऊंगा कि नहीं ये गलती की वजह से नहीं हुआ है, एक्चुअली इसके वजह से हुआ है। तो आप रिपेयर हो जाओगे आपके खेत के लिए, बराबर। आपको जाना पड़ेगा वहाँ तक। तो खेत के चारों तरफ आपको गन्ना घास, पौधा का मार्किंग जहाँ पे डालोगे वहाँ पे पश्चिम और दक्षिण दिशा में 1.5 फीट दूरी पर, 8 इंच दूरी पर नहीं, गड़बड़ है, 1.5 फीट दूरी पर सण लगाना है। और पौधे के 2 बीच में सेंटर में 2 मक्का के दाने लगाने हैं। ये मार्च के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल के लिए बात कर रहा हूँ, जून के लिए बात कर रहा हूँ। हर बार आप फसल लगाओगे उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। खाली अगस्त से अक्टूबर के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अक्टूबर में भी अगर कोई केला लगा रहा है तो नवंबर के बाद में आने वाली दिसंबर की ठंडी उसको लू ना लगे, उसके लिए भी आपको सण और मक्का लगाना ही पड़ेगा, ठंडी लू से बचने के लिए। दूसरी बात, हम हर बार बोलते हैं कि 70% का जो बेड आपने बनाया हुआ है उसके ऊपर कचरा मल्चिंग करनी है। आपके दिमाग में आता है कचरा लाऊं कहाँ से, तो वही ढेंचा और आपका जो सण होता है उसको कट करके उस बेड के ऊपर आपको बिछा देना है, ताकि मार्च में जिस किसान ने पौधा लगाया है उसके पास सण ये हाइट का होगा, तो उसको हर बार सेंटर से कट करते रहना है। पौधे की हाइट जितनी है उसके 1 फीट ऊपर, किसकी ये हो सकती है, किसकी ये हो सकती है, किसकी ये हो सकती है, तो ये हो गई तो पौधा मैच्योर हो गया, ये समझ लेना। उसको गर्म लू से उतना कोई फर्क गिरने वाला नहीं है, तो आप उसको सेंटर से कट कर देना ताकि उसके थड़ को गर्म हवा नहीं लगे।
पत्तों को गर्म लू लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए वीएम स्प्रे है कारागे, जो 15 दिन में एक बार हम लोग बोलते हैं, मट्टी और वाइसोना मिला के। समझ में आ रहा है? पौधा लगाते समय आपको, अगर आपके मिट्टी में क्षारीय ज़्यादा है तो जिप्सम अगर मिले तो कम से कम 1 से 1.5 टन जिप्सम आपको 1 एकड़ में डालना है। अगर जिप्सम नहीं मिले तो 4 से 5 बोरी आपको एसएसपी आपके बेड के ऊपर डाल देना है। जैसे ड्रिप डाली, दोनों हाथों में ऐसी एसएसपी ऐसे डाल के चलना है, उसके ऊपर ड्रिप लगाना है। ड्रिप जिस दिन लगाओगे, ये पौधे से 7 से 8 दिन पहले या 15 दिन पहले आपके खेत में ड्रिप लग जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि षण और मक्के को बढ़ाने के लिए। बेड के ऊपर आपका जो एसएसपी डालने का प्रोसेस है, पौधा लगाने के 7 दिन पहले, उसी समय में 3-4 बार आपको मट्टी को ट्रीट करना है। मट्टी को ट्रीट करना है मतलब क्या कि ट्राइकोडर्मा भी उसी समय आपको छोड़ना है। तो ट्राइकोडर्मा कब? पौधा लगाने के 4 दिन पहले। तो ट्राइकोडर्मा फर्मेंटेड करोगे कैसा, उसको एक्टिव करोगे कैसा? आप लोगों ने कभी किया है ट्राइकोडर्मा को एक्टिव? कोई करता है? किसी के पास है रेसिपी? 1 एकड़ के लिए लिख लीजिएगा, 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में 1 किलो ट्राइकोडर्मा डालना है। और 1 किलो ट्राइकोडर्मा को अच्छे से अच्छा एक्टिवेट करने के लिए 1 किलो मक्का लेना है और 100 से 150 ग्राम अपना सोयाबीन। सोयाबीन पता है आपको? दोनों को पीस लेना है, मक्का और सोयाबीन को पीसना है और उसकी पोटली बना लेना है। कि 1 एकड़ के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, आपके पास शायद 5 एकड़ हो सकता है, तो आप इमेजिन करके उतना उसमें डालना है, बराबर। वो पोटली 200 लीटर पानी, 1 किलो ट्राइकोडर्मा और ये मक्का और इसका एक पोटली बना के उसमें छोड़ देना है। उसको हिला लो 20 से 25 मिनट। हिलाने के बाद में 100 ग्राम वाइसोनोमीटा आपको उसमें डालना है, सुक्रोज, जो बी किसान से आपके पास आता है। तीसरे से 5वें दिन बहुत बड़े लेवल पे एक्टिव हो जाएगा। इसका ऊपर से कपड़े से बांधकर छांव वाली जगह में रख देना है। 5वें दिन ये एक्टिवेशन हो जाएगा। उसके बीच में 1-2 दिन, जैसे 2 दिन के बाद वो पोटली जो डाली हुई है मक्का की और इसकी, उसको हिला लेना है ताकि उसका फाइबर उस पानी में निकल के बाहर निकल जाए, बराबर। वो छानना पड़ेगा, नहीं तो ड्रिप से देना है तो पहले ही पोटली में बांध के रखोगे तो उसका फाइबर वो खाली उसमें निकल के बाहर हो जाए, बराबर। तो एक्टिवेशन होने के बाद में 5वें दिन आपको इसमें ड्रिप से छोड़ देना है। ड्रिप से ऐसे छोड़ना है कि पहले पानी देना है आधा 1-2 घंटा, उसके बाद में लास्ट वाला जो पानी बंद करोगे, जैसे 2 घंटे पानी मैंने बोला है, तो 2 घंटे के बाद में जैसे 10 मिनट बाकी है उस समय में इसको छोड़ देना है। तो बेड के ऊपर ये ऊपर की परत में ये फैल जाएगा, नीचे पानी जो गया है उसके साथ में उसके मॉलिक्यूल चले जाएंगे, तो बेड पूरा रिलीज हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा को उसमें डालने के प्रोसीजर, लेकिन ट्राइकोडर्मा डालने से पहले आपको आपके मिट्टी का क्षारीय मृदा जो हो गई है, आपके यहाँ पे जो क्लोरीन सैचुराइड हो गया है, उसके बाउंडिंग को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपके जमीन का पीएच 8 है, आपके जमीन का पीएच अगर 8 है, उसको रिलीज करना है, उसको थोड़ा सा कम करना है, तो उसके लिए करना क्या है? बेड के ऊपर जिस दिन आप पानी लगाओगे ड्रिप से, उसके दूसरे दिन 1 एकड़ के लिए 100 लीटर पानी, 1 लीटर एसिड ट्रीटमेंट करना है। S2SO फिर उसमें आप ले सकते हो 70% वाला। ड्रिप से देने के बाद में, उसके बाद में 5 से 7 घंटे कंटिन्यूस ड्रिप उस बेड के ऊपर चलनी चाहिए, ताकि हर पानी का मॉलिक्यूल जो बेड में पानी फैला हुआ है 1 दिन पहले दिया हुआ, उस मॉलिक्यूल के साथ जाकर उस क्लोरीन तक पहुँचे, वो उस बॉन्डिंग तक पहुँचे और उसको किल कर दे। समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। उस मॉलिक्यूल को वो तोड़े। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड जब आप पानी में डालकर मट्टी में जब देते हो, तो मट्टी के साथ और पानी के साथ जब डाइल्यूशन करके वो मट्टी में जब कन्वर्ट होता है, जब मट्टी में जब जाता है, तो सल्फेट फॉर्म बनता है।
सल्फेट बनता है और सल्फेट क्लोरीन को तोड़ने का काम करता है। इसीलिए हर बार जितनी बार आप सल्फेट वाले खाद अगर देते हो तो आपको पौधे में बढ़ोतरी ज़्यादा मिलती है। अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कई सारी है सल्फेट वाली चीज़ें जो जो डालते हो उसमें बढ़ोतरी मिलती है, ताकि वो क्लोरीन को बाहर करके उसके कवच को तोड़ के डायरेक्ट पौधे को रेडी फूड देता है। इसलिए कहीं ना कहीं सल्फेट वाली चीज़ों के साथ में जो भी चीज़ें देते हो उसमें कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट आप लोगों के नज़र के सामने आता है। वो उसका मेन रीज़न है। बेड को पूरा चार्ज कर लेना है। क्लोरीन कम कर दिया, क्लोरीन के तीसरे दिन हमने ट्राइकोडर्मा बेड के ऊपर छोड़ दिया। उसके 4 दिन बाद पौधा हमारे खेत में लगने वाला है। इसमें पौधे की भी रेसिपी मैं बता रहा हूँ। जैसे किसी किसान ने 5 जून का प्लानिंग किया हुआ है, आज 3 जून है, आज उनके घर पे पौधा आ गया है। 2 दिन के बाद पौधा लगाने के हम लोग बोलते हैं। तो इतना सब्र किसान को करना पड़ेगा कि कम से कम उसके खेत में जहाँ पे पेड़ है उसके नीचे उसको पौधा रखना है। तो पौधा आते समय उनको करना क्या है, जहाँ पे पौधा रखना है उस जगह पे नमी बनाकर रखना है, मतलब थोड़ा सा पानी डाल के रखना है और वो फंगीसाइड का स्प्रे करके रखना है। आप बाविस्टिन वगैरह लेकर उसमें स्प्रे कर सकते हो, ताकि जब पौधा आएगा तब तक उस मिट्टी का जो भी टेम्परेचर रहेगा वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। पौधा आने के बाद उसके ऊपर पौधे को रख देना है। पौधे को ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहाँ पे ये है कोबा करके रखा है या फिर पत्रे के नीचे, वरना पत्ता पीला होना शुरुआत हो जाता है। पौधे को मट्टी से बना के, मट्टी के साथ में जुड़ा कर रखो। तो इसलिए वहाँ पे आपको ट्राइकोडर्मा भी आप डाल सकते हो। तो ट्राइकोडर्मा काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा उस समय पे नहीं है तो आप बाविस्टिन वगैरह का स्प्रे उस मिट्टी के ऊपर ले सकते हो जहाँ पे पौधा रखना है। पौधा आने के बाद में उसको रहने दो 1 से 1.5 घंटा। क्वांटिटी गिन लो जो कंपनी से हम लोगों ने मंगाई थी। क्वांटिटी गिनने के बाद में आधे से पौन घंटे के बाद तुरंत पानी नहीं देना है, ये ध्यान रखना। कई सारे किसान उसको देखते से ही पानी पर चलाना शुरू, वो गाड़ी वाला गाड़ी ही भाग रहा है उधर। कोई व्यक्ति बाहर से अगर धूप से बाहर से घर में आ रहा है तो उसको तुरंत पानी नहीं पिलाया जाता है। वैसे भी पौधे में जान है तो उसको तुरंत पानी मत दो। वो 1000 किलोमीटर की ट्रैवल करके आपके घर में पहुंचाए, तुरंत पानी मत दो। डीएनए में अलग चीज़ें जाएगी। जो चीज़ के लिए आपने पानी दिया है उसके विपरीत परिणाम आपको तीसरे दिन दिखाई देंगे। बोलोगे यार ये क्या हो गया। तो 1 से 1.5 घंटा उसको रेस्ट पीरियड में रखना है ताकि उसकी ट्रेस रिलीज में वो आ जाए। उसके बाद में उसको पानी देना है। तो उस पानी में देना क्या है, पानी पिलाना है तो उसको नॉर्मल पानी नहीं देना पड़ेगा, उसका ट्रेस रिलीज भी करना है। तो ट्रेस रिलीज करने के लिए 15 लीटर का जो बैरल आता है, हम लोग जो स्प्रे करने के लिए नॉर्मल तरीके से 15 लीटर का ही आता है। झाड़ी वाला नोजल लगाना है। पानी में हमें 10 ग्राम सुक्रोज डालना है, क्वाइसोनोमेटा। 20 से 30 ग्राम आपको ग्लूकॉन डी लाना है। हम लोग जो पीते हैं इस समय में ग्लूकॉन डी 30 ग्राम डालना है और उसको पानी को हिला लेना है। आपके पास में नींबू हो, लेमन, तो ये दोनों चीज़ें डालने से पहले लेमन उसमें डाल दो। तो लेमन इसलिए डालना है ताकि लेमन में होता क्या है, एसिड होता है, कैल्शियम, साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड पानी के पीएच को लेवल करता है। तो वो अगर डाला तो उस 15 लीटर पानी की पीएच को लेवल करेगा। आप सुक्रोज और ग्लूकोज जब डालोगे हिला के और पौधे के ऊपर जब डालोगे तो पौधा ट्रेस से रिलीज निकल के बाहर आएगा। खाली नॉर्मल फोगिंग कर देना है उसके ऊपर, पानी नहीं पिलाना है, ओनली गीला कर देना है। उसके शरीर के पत्तों को खाली गीला कर देना है। और उसके बाद में 3 घंटे बाद उसको झाड़ी लगाकर उसी पंप से उसके ऊपर नहला देना है, ताकि पत्तों ने सेंस ले लिया, पत्तों के ऊपर जो बूंदें पड़ी थी वो सोख गई। उस लिक्विड फर्टिलाइज़र वो जो तने से जो पत्ते चिपके हुए वो बोल में चले गए, तो उसको पानी की पूर्ति हो गई इस समय। आ गया समझ में? क्योंकि स्प्रे में तो 1 लीटर में ही 2000 पौधे गीले हो जाएंगे। 1 लीटर में खाली फोगिंग करने का बोला था। 2 घंटे बाद उसको पानी झाड़ी से दे दो। ये पौधे रखने के बाद की रेसिपी है।
जिस दिन पौधा लगाना है 36 घंटे के बाद में, पौधा लगाने से पहले 6 से 7 घंटे पहले, तो पौधा इस समय लगता है शाम के समय। आप बोलोगे मैं सवेरे लगाता हूँ और 6 घंटे पहले, तो 1 बजे मुझे ड्रिंकिंग करने जाना पड़ेगा कई लोग समझेंगे। तो इस समय गर्मियों के दिनों में पौधा शाम के समय 4 बजे के बाद में लगना चाहिए, ताकि उसको ये वातावरण मिलता है, रात का बेड रेस्ट मिलता है, तो राइजोस्फेयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए उसको ज़्यादा समय मिलता है, क्योंकि सवेरे भी 9 बजे के बाद में टेम्परेचर बढ़ता है, तो 14 से 15 घंटे उस पौधे को मिलते हैं। हम लोग 6 बजे से 10 बजे तक पौधे लगा के घर, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तब उसको तो तेरे हिसाब से चल रहे, हमें तो गर्मी हो रही, भले ही सन लगा के रखा है, लेकिन उसको तो वो पता ही नहीं वातावरण क्या है, उसको तो गर्म लू लगेगी ना। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना है। और ये चीज़ों का असर आज नहीं दिखाई देता है आपको, 20 से 25 दिन के बाद, पौधा लगाने के बाद 20 से 25 दिनों के बाद ये चीज़ें अगर नहीं करी है छोटी छोटी, तो 20 से 25 दिनों के बाद आपके खेत में पौधा रिलीज हो जाना, बोल के पास में इंजरी हो जाना, काला होके वो गिर जाना, ये चीज़ें होती है। आप लोगों पे हुआ होगा, आपने देखा होगा, एनालिसिस करो, ये इसलिए ही होता है, बराबर। तो इतनी बारीक बारीक चीज़ें अपने को करनी पड़ेगी। मैं इतनी बारीक चीज़ें आपके पहले शायद इतने 5-4 सेशन में आज ही मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग केले को समझ रहे हो, आपने केला कर लिया है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। कई लोगों को लगता है कि इतना कौन करेगा, ये इतना नहीं है, ये इतना सा ही है, लेकिन इतना सा अगर कर लिया तो आपका हर एक पौधा जीवंत रहेगा। जो हम लोग जीवंत पौधा लगाने के लिए आपके पास भेजे हुए हैं, और हर पौधे में अच्छी फल आए इसके लिए हम लोग आपके पास भेजते हैं। सोलापुर का अगर मैं कंसेप्ट बताऊं, महाराष्ट्र का, एक एक पौधे का हिसाब रहता है उन लोगों के पास में। इसलिए शायद मेड़ पर का भी पौधा, जो हम लोग बाउंड्री का पौधा बोलते हैं ना, उसके ऊपर भी 40 किलो का फल लटका हुआ आता है। अपने तो मेड़ वाले 50 वो तो आते ही नहीं, पकड़ लिए थे 50 आएंगे नहीं, वो जाने क्यों नहीं आएंगे, पैसे नहीं दिए या लगाए नहीं हम लोगों ने, हमें उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इतनी छोटी छोटी चीज़ें, और उनको वो आदत हो जाती है। कोई भी व्यक्ति को एक आदत बन जाए ना, तो वो गलतियाँ नहीं करता है। शायद हो सकता है कि आपका पहली बार का एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगली बार ये गलतियाँ नहीं होगी, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ आप जुड़कर काम कर रहे हैं, तो आपको आगे चलकर शॉर्ट भर भी केले में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बराबर। बेड के ऊपर ट्राइकोडर्मा अगर डाल दिया, एसिड ट्रीटमेंट अगर कर लिया, तो बेड पूरा रिलीज हो गया है। आपने एसएसपी डाल के रखा है, तो फास्फोरस भी डाला हुआ है, सल्फर भी डाल दिया है, कैल्शियम भी आपके उस बेड के ऊपर है। अभी खाली केले का पौधा उठाकर आपको उस जगह पे लाना है। तो केले का पौधा उठाकर लाने से 7 घंटे पहले हमें क्या देना है, इसी टॉपिक के पास में मैं था। तो 15 लीटर पानी में 30 से 50 ग्राम 3-19-19 NPK खाद आता है, उसमें 10 से 15 ग्राम 22-3 और 20 ग्राम वाइसोनोमेटा सुक्रोज। इसका स्प्रे पत्तों के ऊपर कर देना है, और पत्तों के ऊपर स्प्रे करने के बाद में उसके पीछे झाड़ी से पानी लगा देना है, ताकि पत्ते के ऊपर से वो बोल में नीचे चला जाएगा। तो आपका व्यक्ति जो 7 घंटे बाद उसको बोल से निकालने के बाद में जो लगाने की प्रोसीजर कर रहा है, तो उस बोल में तीनों न्यूट्रिशन बैलेंस में है, उसके साथ फंगीसाइड भी है, उसके साथ सुक्रोज भी है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करवा रहा है, और पौधे को चालना दे रहा है कि आप यहाँ से भोजन उठाओ। सही बात है। उसको एक्टिवेटर कर दिया। जब 7 घंटे बाद आपके खेत में कोई भी व्यक्ति आएगा जिसके हाथ में ना ग्लोव्स है ना, उसको उतनी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो वो अगर हाथ उसमें लगा रहा है तो उसमें इंजेक्ट करके रखा है 22-3 सिस्टेमेटिक फंगिस। अगर कैसे भी उसमें दबा रहा है या पिचका रहा है, तो उसमें उसकी गैपिंग भरने के लिए, उसको जो इंजरी हो रही है वो भरने के लिए उसके न्यूट्रिशन हम लोगों ने उसको दे के रखे हैं 3-19-19, और 7 घंटे पहले इसके लिए सेंस दे के रखा है कि भैया तू अभी खाना शुरू कर दे।
बकरे को हलाल करने से पहले खिलाते हैं ना, वो वाली चीज़ें इसमें करनी पड़ेगी। तो जब पौधा उठा के आप कीचड़ बना के जब रखोगे तो कीचड़ वाली प्रोसीजर भी है। तो 200 लीटर का बैरल जो कीचड़ बनाने की प्रोसीजर के लिए लेना है, उसमें 200 ग्राम मेटाराइजिन एनिसोप्लिन, जो वाइट ग्रब घुमनी कीड़ा जिसे बोलते हैं, उसे मारने के लिए काम करता है। वो एक तरह की फंगस है जो उसके चमड़े के ऊपर लगकर उसको ख़त्म करने का काम करती है, अगर वहाँ पे वो आएगा तो, या फिर वहाँ पे बीजाणु अंडा अगर है तो उसको भी वो किल कर देगी। उसके लिए मेटाराइजिन एनिसोप्लिन 200 लीटर पानी में 200 ग्राम, आप इसको 300 ग्राम भी कर सकते हो। टेक्निकल नेम है मेटाराइजिन एनिसोप्लिन, ये टेक्निकल नेम है, कोई कंपनी का कोई भी नाम से आ सकता है, ये टेक्निकल नाम मैं बता रहा हूँ, मेटाराइजिन एनिसोप्लिन। दूसरा ट्राइकोडर्मा, आपको इसको लेना है 200 से 250 ग्राम उसी पानी में, और उसमें 200 ग्राम वाइसोलोमेटा सुक्रोज एक्टिवेशन के लिए, उसको फर्मेंटेट कर देगा, उसको मल्टीप्लिकेशन कर देगा। तो 300 ml या 400 ml, क्योंकि हमने ड्रिप चला के रखा है 7 दिन से, तो मेरे हिसाब से बेड पूरा मट्टी से जो पाँव जैसे लादी जैसा बन गया है। हमें 300 ml पानी डालकर उसमें कीचड़ बनाना है और पौधे को उठा के उसमें रखना है, और चारों तरफ से वो कीचड़ जो हमने बनाया उसमें वो लगा देना है। अभी कीचड़ क्यों बनाना है? कीचड़ इसलिए बनाया जाता है कि कीचड़ जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हवा नहीं होती है, वहाँ की हवा बाहर निकल जाएगी, तो पौधे की जो जड़ें हैं, जो हमने पौधे को चांदना दे के रखी 7 घंटे पहले, वो तुरंत पट से उसके पास वो आ जाएगी, उसको उफारा देगी, बफारा देगी, तो राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर उस नमी में, उस बफारे में तुरंत निकल के आ जाएगा। आप शायद अभी पौधा लगाए और सवेरे पौधे के पास अगर गए तो आपको वहाँ पे जहाँ पे कीचड़ बना के रखा है उसके चारों तरफ से 6 इंच दूरी पर गोल रिंग दिखाई देगी जहाँ पे तड़ी पड़ी हुई है, तो वो मट्टी उस गोल को पकड़ लेती है, बराबर, मतलब वहाँ हवा नहीं होती है। जब आप उसको 1 से 1.5 घंटा पानी दोगे तो वो एयर सर्कुलेशन गैप भर जाएगी वहाँ। फिर 5वें दिन आपके पास नया अच्छा खिलखिलाता हुआ पत्ता मिलता है। इतना अगर कर लिया तो क्या हम लोग इतना कर पा रहे हैं? कई लोग बोलते हैं भैया वो तो ड्रिंकिंग करी, हम तो कीचड़ के लिए कोई मिल नहीं रहा है, मैं बाद में 1 लीटर पानी डाल दिया, तो वो 1 लीटर पानी जमीन में खत्म हो, नीचे चला गया, वो पौधे के पास नहीं हुआ। 1 लीटर पानी ने आपकी जड़ों को काला कर दिया। कीचड़ बनानी ना, पानी ज़्यादा पच रहा, उसके बाद में ड्रिप भी चला दी, क्योंकि ऊपर से गर्मी हो रही है। पापा ने बोला था पर गर्मी 45 की डिग्री में चल रही है बेटा, पानी का वेपरेशन होगा। गणेश ने 2 लीटर बोला है तो 4 लीटर देना है ना, वो उनकी बातों में नहीं आया ना, ये गड़बड़ चीज़ें हैं। अपने को पता है अपने यहाँ गर्मी क्या है, उसको क्या पता है। तो ये चीज़ों की वजह से होता क्या है कि वो पौधे की जड़, एक छोटा बच्चा है उसको 2 बूंद 1 बूंद ही पानी, भले टेम्परेचर 45 हो, समझ रहे हो, उसको ग्लास भर पानी पिला के मारना है, उसकी कैपेसिटी उतनी है, उसको धीरे धीरे स्लो रिलीज में उसको देना पड़ेगा। मैंने अगर बोला है कि एक पत्ता, वाटर मैनेजमेंट का मैं बता रहा हूँ, पौधा लगाने तक समझ में आ रहा है? आप मेरे साथ में हो? यस यस। पौधा लगाने तक आपके समझ में आया कि पौधा इतनी बारीकी से लगना चाहिए। मैं हर जो दवाई आपको बता रहा हूँ वो क्यों डालनी है, किस लिए डालनी है ये भी मैं बता रहा हूँ। मेटाराइजिन एनिसोप्लिन को क्यों, ट्राइकोडर्मा क्यों, सुक्रोज क्यों, कीचड़ बनाना क्यों, तो ये चीज़ें जब आपके सामने आप लोग अगर क्लियर होंगे ना, एक ही चीज़ बलराम भैया की जो स्पार्क कर गई मुझे आज के 7 महीने पहले, कि गणेश जिस दिन खुद सेल्फ हो जाएगा ना, हर बार पीठ पीछे मत बैठ मेरे सामने आकर बात करना शुरुआत कर दे। जिस दिन सेल्फ हो जाएगा ना उस दिन लोगों की हेल्प करने से डरेगा नहीं। खुद सेल्फ हो जाओ तो आप लोगों की हेल्प करना शुरू कर दोगे। आप जब तक ये तो मुझे नहीं पता है, मैं बता नहीं पाऊंगा, खुद सेल्फ हो जाओ। जितना बाहर निकालोगे उतना अंदर घुसेगा। जितना नॉलेज आप लोगों को बांटोगे ना, उतना नॉलेज
आपके अंदर भर जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि जो नॉलेज आप लोगों को बांट रहे हो उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पता भी नहीं है, और अब आप अनचाहे उन क्वेश्चन के आंसर फोर्सफुली दे रहे हो, और वो इम्प्लीमेंट करने के बाद में उसके कई अच्छे रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। बराबर। तो हर व्यक्ति ने अपने आप में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में किसान पाठशाला का प्रतिनिधि खुद समझकर सेल्फ हो जाओ, तो आप लोगों की हेल्प करना शुरुआत कर दें लोग। उस दिन से मुझे कई जगह पे ऐसा लगा कि मैं बहुत डरता था लोगों के सामने आना। मोबाइल पे तो कैसे भी बात कर लूँ मुख्यमंत्री से, लेकिन 10 लोगों के सामने केले के बारे में शायद मुझे 10 चीज़ें और नहीं पता है, मैं सीख रहा हूँ। अरे तो सीख रहा हूँ तो बता दे लोगों को। सीखना सिखाना ही एक चीज़ है। 2 चीज़ें बताई कि किसान पाठशाला, सीखना और सिखाना। सेल्फ हो जा तो लोगों की हेल्प करना शुरू कर देगा। तब से जो स्पार्क लगा है 7 महीने से रुका नहीं, और आप लोग आज आप लोगों के सामने खड़ा हो। शायद कितनी भी अच्छे एग्रोनॉमिस्ट हो तो मैं शायद उनसे सीखूं, या मैं कुछ उनको सिखा के चला जाऊं, इतनी है। बराबर। तो सेल्फ खुद हो जाओ। पौधा लगाते समय कीचड़ बनाकर लगाना है, उसकी पूरी रेसिपी BFA शेड्यूल से हम लोग आपके पास तक पहुंचा देते हैं। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट एक चैप्टर है जो 4 से 5 घंटे चलता है सेशन, कब क्या देना है। लेकिन शुरुआत में पौधे को थोड़ा सा मैं समझा दूं कि 1 महीने तक क्या क्या देना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस 13, 40, 13। फास्फोरस ज़्यादा देना पड़ेगा। फास्फोरस इसलिए देना पड़ेगा कि राइजोस्पेयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए फास्फोरस सबसे ज़्यादा उपयोगी पड़ता है। तीनों देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ पोटेशियम ह्यूमेट, पोटेशियम फुलवेट, ये दोनों चीज़ें अपने आप में अलग अलग काम करती हैं। फुलविक एसिड और ह्यूमिक एसिड ये दोनों चीज़ें मार्केट में मिलती है, लेकिन पोटेशियम बेस अगर उसको लिया तो पोटैश वाली चीज़ें केला जल्दी अपटेक करता है। अपने पोटेशियम ह्यूमेट में लियोनार्डाइट जैसी चीज़ें आती है जो पौधा तट से अपटेक करके वाइट राइजोस्पेयर स्ट्रक्चर तो पट से डेवलपमेंट कर देता है। अपने पास से मिलता है बी किसान से पोटेशियम ह्यूमेट वगैरह, अपनी गाड़ी में है तो मिल जाएगा जिसको लेना है। तो 13, 40, 13 फर्स्ट ड्रिंचिंग, आपका चौथे दिन ही ड्रिंचिंग आता है आपके पास में। उसके बाद में 7वें दिन कैल्शियम उसको देना पड़ेगा। कैल्शियम इसलिए देते हैं कि कैल्शियम अगर गया, कैल्शियम और पोटैश का कॉम्बिनेशन बनता है। जब कैल्शियम जाएगा तो पौधा पोटैश को भी अपटेक करता है और चयापचय वाली क्रिया को भी वो बढ़ाता है। बराबर। तो कैल्शियम देना है। कैल्शियम के साथ में सल्फर WDG और पोटेशियम ह्यूमेट। 1000 पौधों के लिए 3 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 1 किलो सल्फर WDG और 200 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट। कई लोगों को लगता है कि मैं कैल्शियम नाइट्रेट के साथ सल्फर WDG 1 किलो नहीं दे सकता हूँ, तो उन किसानों को बोलना चाहूँगा कम से कम 500 ग्राम तक तो भी डालो, तो आपको रिजल्ट सामने आएगा। ये हम जैसे लोगों ने, बलराम भैया जैसे लोगों ने अपने खेतों में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसलिए हम आप लोगों तक इसको पहुंचाना का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट बेटर है। उसके बाद में फिर से आपका ड्रिंचिंग हर 3-3 दिन में देनी है। अभी 3-3 दिन में देने का रीज़न क्या है? आप लोगों से क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि आप 3 दिन में ही क्यों बोल रहे हैं, किस लिए, किस लिए ये चीज़ें अगर आएगी तो शायद मैं और खुल के आपसे बात करता हूँ। 3-3 दिन में इसलिए क्योंकि केले का राइजोस्पेयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का जो शेड्यूल है, जो टाइम पीरियड है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला जो केला शेड्यूल हम लोग जो बोलते हैं, उसमें हर 3 दिन के बाद मतलब हर 72 घंटे में नई जड़ें आती है। कितने? हर 72 घंटे में नई जड़ें आती है, लेकिन वो कब आई और कब खाई यह हमें नहीं पता है। इसीलिए अपन ने 3 दिन का शेड्यूल उसमें बना के आपको दिया है। और ड्रिंचिंग ही क्यों, ड्रिप से क्यों नहीं? मैंने तो ड्रिप डाला हुआ है, मैं तो यहाँ कोटी में मिक्स करके ड्रिप से भेज दो। ये इसलिए कि आपके 1 एकड़ में 27,500 कुछ ड्रिपर होते हैं और अपने यहाँ पे पौधे 1250 लगे हैं। शायद हमें भी नहीं पता कि वो 27,500 ड्रिपर क्या हमारे पौधे के पास में ही पानी का ड्रॉप डाल रहे हैं। तो वो जो
हम लोग खाद देना चाहते हैं, वो क्या वो हमारे पौधे के पास में ही गिर रहा है। इसीलिए पौधे के पास में, उस ओरे के पास पौधे से 6 इंच दूरी पर गोल रिंग बनाकर हम लोग ड्रिंचिंग करने का बोलते हैं, ताकि वो पौधे को रेडी फूड वहाँ पे उसी जगह पे मिले, उसको कहीं इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़े। और पौधे से 6 इंच दूरी पर इसलिए क्योंकि कीचड़ बनाकर हमने उस पौधे को लगा हुआ है, तो उस रिंग के बाहर अगर आप दोगे तो उसके पास सेंस जाएगा, तो वो सेंस जाएगा तो राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर उस कीचड़ के बाहर आकर अपना रूट डेवलपमेंट स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा। तो फिर आपको और 10वें दिन दूसरा पत्ता मैच्योरिटी वाला दिखेगा। कथई कलर के धब्बे आते हैं ना दूसरे पत्ते के ऊपर या तीसरे के ऊपर दिखेंगे, आते हैं, तो मैच्योरिटी लेकर आएगा। जिस दिन वो मैच्योरिटी लेकर आएगा उस दिन समझ लेना कि पौधा मट्टी में जड़े इन्होंने फोड़ दी है और ये मट्टी से भोजन उठाना शुरुआत कर दिया है। लेकिन वो भी कितने पत्ते तक, 2 से 3 पत्ते। चौथे पत्ते में आए तो समझ लेना कि पौधे की भूख बढ़ गई है, हम लोग न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे, इसलिए हर बार जड़ों का ही विकास करते जा रहा है, ऊपर में सिम्टम ही देते जा रहा है। समझ में आ रहा है? 2-3 पत्ते बस, 5वां पत्ता गड़बड़, उसको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सिम्टम ज़्यादा दे रहा है, तो वो पूर्ति करो उसकी। उसने उस सेंस देने के लिए आपको बताया कि मैं अभी जड़ों का विकास कर रहा हूँ, तो ये मैच्योरिटी है मेरी। उसके बाद में उसको भरण पोषण के लिए जो ड्रेंचिंग शेड्यूल आपके पास दिया हुआ है वो करते रहो। तो पूरा 1 साल का शेड्यूल हम लोग देते हैं। ये शायद मैंने आपको 18वें दिन तक का शेड्यूल बता दिया। उसके बाद में 27 दिन के बाद थोड़ा सा हेवी स्ट्रांगली हो जाता है, 12-32-16, मतलब फॉस्फोरस पोटास की मात्रा बढ़ा दी जाती है, क्योंकि वहाँ से कंद का डेवलपमेंट होना शुरुआत हो जाता है। राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाद में कंद का विकास होता है, और जितना बड़ा कंद डेवलपमेंट होगा उतना बड़ा उसका ईल्ड अच्छा आएगा, बराबर। और ईल्ड अच्छा आएगा तो अपने को पैसे अच्छे मिलेंगे, रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा बनती है। तो वो समय सिचुएशन के हिसाब से, पहला है राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर, दूसरा है कंद बनाना, तीसरा होता है पौधे का बड़ बनना। वो 2.5 महीने के बाद में वो प्रोसीजर चालू होती है। 2.5 महीने से पहले और पहले 30 दिन के बाद में जो बीच वाला जो पोर्शन होता है, उस समय पे वो अपना कंद डेवलपमेंट करता है। जितना ज़्यादा कंद अच्छे से डेवलपमेंट कर लेगा उतनी अच्छी यील्ड आपके खेत में आएगी। तो उस समय पोटास फॉस्फोरस की मात्रा वो टॉलरेंस बेस में देनी पड़ती है, बराबर। उसके बाद में बड़ बनाता है, तो बड़ बनाते समय नीचे से ऊपर तक जाता है, जैसे ऐसे ऊपर तक जाएगा। 6 महीने के बाद में 180 दिन के बाद में फ्लावर बाहर निकलने की कगार पे होता है। कई जगह पे 160 दिन 170 दिन में भी बाहर निकलता है, कई जगह पे 190 से 200 दिन के बाद भी निकलता है। वो वातावरण वेरिएशन हो सकता है, लेकिन पौधे का मैच्योरिटी सिम्टम जो है वो 6 महीने के बाद में बेबी आना चाहिए, 6 से 6.5 महीने में। लेकिन जितना ज़्यादा बेड रेस्ट लेगा, मतलब जितना पेट में वो ज़्यादा सेचुरेशन करेगा, जितना लेट फल आएगा उतना अच्छा आता है। ये हम लोगों का प्रैक्टिकली देखा हुआ समझा हुआ प्रैक्टिकली है। जैसे गुजरात की मैं बात करूँ तो 7.5 या 8 महीने के बाद ही फ्लावरिंग आती है, लेकिन गुजरात के बंच आप अगर फेसबुक पे देखोगे तो वो लंबे लंबे बड़े बड़े दिखाते हैं। उसमें टाइम ड्यूरेशन भी पूछना है कि ये 8-9 महीने बाद आया है फल या 10 महीने बाद, उतने में तो अपने तरफ फल कट के बाहर निकल जाता है। यूपी में जाओगे तो यूपी में ठंडी आती है, तना इतना मोटा होता है, लेकिन फल बहुत शानदार आता है। क्यों? क्योंकि बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा लेता है, उसको समय बहुत ज़्यादा लगता है। शायद कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जो उसका वेट भी नहीं सहन कर पाते और पिचक जाते हैं। वैसे आंध्रा में आप जाओगे तो आंध्रा में नीचे में उसका क्लाइमेट ही बना पड़ा है, 32 के आगे टेम्परेचर जाता नहीं है, इधर 28 या 26 के नीचे नहीं आता है। ह्यूमिडिटी, एक्टिव ह्यूमिडिटी होने के कारण वहाँ पे बंचेस क्वालिटी शाइनिंग एकदम बढ़िया से आती है, चीडिंग वाला प्रकार नहीं आता है, बराबर। ये चीज़ें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पे अलग अलग है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी ये जो चीज़ें आप लोगों ने जो दिखाई कि केले में ये समस्याएं क्यों आती है, तो मेन रीज़न है कि सर्द गर्म जब होता है, कभी वाटर मैनेजमेंट हमने ज़्यादा दे दिया,
कई दिन ऐसा होता है कि 2 दिन पानी नहीं दिया गया, तो तीसरे दिन मैंने 8 घंटे पानी कंटिन्यू चालू कर दिया, उसके 10वें दिन आपको ऐसे पौधे मिलेंगे। या फिर 47 तक टेम्परेचर चला गया था, 47 के टेम्परेचर में फिर बाद में बीच में 2 दिन ऐसा रहा कि क्लाउडी इन्वायरमेंट रहा, उस समय पे भी ये पौधा रिलीज होना शुरू कर देता है, क्योंकि सर्द गर्म जब बनेगा तब ये पौधों के पास, इसके लिए क्या करना है, जो पौधे का सेंटर पोंगा जो बैक हो रहा है, आपके यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही, ब्लीचिंग पाउडर का किसने बोला आपको? ब्लीचिंग पाउडर डालने का कल परसों डाला। हाँ, तो ये ध्यान रखिए आप भी और आपके लिए भी है, हर पौधे के 1.5 फीट दूरी पर नाली होनी चाहिए, आपका ग्राफ कैसा भी हो। मैं अभी उधड़ मापी बोल रहा हूँ, मतलब सारों के लिए बोल रहा हूँ। अभी तक मैं किसान पाठशाला के ओरे में रहकर बात कर रहा था, अभी किसी का ग्राफ अलग हो सकता है, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि पौधा आप कैसे भी लगा रहे हो और कौन से भी हिसाब से लगा रहे हो, तो पौधा जहाँ लगा हुआ है उसके 1.5 से 2 फीट दूरी पर नाली होनी चाहिए। जो टपक प्रणाली से आप पानी दे रहे हो, तो यहाँ से एयर जब नीचे की ओर जा रही है तो उसको निकलने के लिए कहीं न कहीं जगह होनी चाहिए, बराबर। ये वाला सिस्टम यहाँ पौधा लगा हुआ है, यहाँ वी शेप होना चाहिए। ऊपर से पानी अगर दे रहे हो तो यहाँ से एयर सर्कुलेशन गैप बननी चाहिए, मतलब ऊपर से जब पानी ड्रिप का अगर देखोगे ना तो पानी ऐसा फैलता है, ऐसा फैलता है, वी शेप में फैलता है ऐसा। यहाँ से पानी टपक 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 गिरेगा तो नहीं, नीचे से गीला करके जाता है ऊपर, तब ये गीला होता है ऊपर, तो ये एयर सर्कुलेशन वहाँ से निकल जाना पाए, जो एयर है वो निकल जाना चाहिए। दूसरी बात, ड्रिप बंद करने के बाद में उस जो पानी दिया हुआ है उसको हवा लगनी चाहिए, जानी भी चाहिए और आनी भी चाहिए, तो पौधे के जड़ों के पास, उसके कक्षा के पास वापसा कंडीशन बनी रहेगी। क्या? क्योंकि पौधा पानी नहीं लेता है, पौधा वापसा कंडीशन लेता है जड़ों के पास, तो पौधा भोजन उठा के अपटेक करके फिर आपको सेंस देगा। कुछ एनालिसिस में कराता हूँ, आप पौधे के पास जाइए, पौधे का राइजोस्पेयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर अच्छा होगा तो पौधा अच्छे से भोजन उठाएगा, पौधा अच्छे से भोजन उठाएगा तो पत्तों में लाएगा, पत्तों में जब लाके रखेगा रात के समय, दिन में जब सनलाइट आएगा तो सनलाइट गिरने के बाद में ये उसको भोजन बनाने की प्रक्रिया करेगा, मतलब क्लोरोफिल में कन्वर्ट करेगा, बराबर। क्लोरोफिल अगर अच्छा बना तो पौधे की हाइट हेल्थ अच्छी रहेगी, और फिर पत्ता फिर से सेंस देगा कि आज आपने नाइट्रोजन नहीं उठा के लाया तो आपको नाइट्रोजन लाना है, आपने कैल्शियम नहीं लाया था तो कैल्शियम लेकर आना है, तो नई जड़ें आएगी, जो नए राइजोस्पेयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गए, वहाँ से कैल्शियम मैग्नीशियम जो उठाना है वो फिर से उठाएगा और अपने पत्तों में देगा। यही पौधों की रेसिपी है, बराबर है कि नहीं? नए राइजोस्पेयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, भोजन की पूर्ति जो अपने बॉडी में लग रही है उसको वहाँ से कैच करना, होल्ड करके पत्तों तक लाना, पत्तों के ऊपर सनलाइट गिरेगा, सनलाइट उसको रिलीज करेगा, मोबिलाइज करके फिर क्लोरोफिल बनेगा, वो पौधे का स्ट्रक्चर बनता रहेगा। यही रेसिपी है। अगर जड़ें नहीं चल रही है, बैक्टीरियल डिसीज हो गई है, अभी पौधे का अगर आप समझोगे 32 डिग्री के आगे अगर पौधे टेम्परेचर चला गया तो पौधा धीरे धीरे रिलीज हो जाता है, मतलब काम करने की उसकी क्षमता, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है पौधे को, मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो। इधर 26 के नीचे अगर टेम्परेचर डाउन होने लगा, ठंडी अगर लगने लगी, तब भी वो रेस्टिंग के तरफ बढ़ जाता है। आज 47 का टेम्परेचर है और ये पिछले 1 महीने से है, 42 से 45 तो है ही है, आप नहीं भी बोलोगे तो मेरे पास डाटा है। सही बात है या झूठ बात है? जितना पानी दे रहे हो एयर सर्कुलेशन के द्वारा सब हवा में उड़ जा रहा है, पौधा का खाक वहाँ पे काम करेगा। कई सारे किसानों ने ऐसी काम कर ली है कि आज तो 2 घंटे नहीं, मैं 5 घंटे ही दे दूँ। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, सही बात बोल रहा हूँ। आपके साथ भी हुआ होगा कि नहीं पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी गणेश की नहीं सुन रही ना, बलराम की नहीं सुन रही, आज तो पानी 6 घंटे में चला दे, और कल और सवेरे जाके 6 घंटे चला देता हूँ, क्योंकि अगले बार 2 दिन के बाद लाइट मिलने वाली, तो वो पौधा तो मरा।
उसका रिफेक्ट आपको 15 दिन के बाद मिलेगा, क्योंकि जितना गुठली के पास बासा पानी रहेगा ना उतना वहाँ चिपचिप बनेगा, और वो चिपचिप जब बनेगा ना तो पौधे के जड़ों की कक्षा के पास में बैक्टीरियल फंगस बनती है। जहाँ ज़्यादा दिन पानी रुक के रहता है ना वहाँ पे वो स्मेल गड़बड़ कर देता है। तो वो पौधे के पास भी कीचड़ में, कीचड़ सड़ा हुआ कीचड़ पता है ना कैसे स्मेल करता है, तो सड़े हुए कीचड़ में अच्छा भोजन बनाएगा पौधा? अच्छा बनाएगा कि बुरा बनाएगा? अगर बुरा भोजन बनाएगा तो पत्तों के में क्या लेकर जाएगा? फंगस लेकर जाएगा। फंगस लेकर जाएगा तो पौधा उसके डीएनए में बताएगा कि ये अपने को नीचे से मिल रहा है, आप इसको ही आगे चलाओ। आगे से चलाओ तो आगे वाला पत्ता उसमें काला आएगा या पीला आएगा, चलो बॉडी रिलीज, खत्म कहानी, अपने को यहाँ से निकलना है अभी, मतलब पौधा खत्म। समझ में आ रहा है? मिल नहीं रहा है तो करेंगे क्या? अगर 8 दिन उसने वो प्रोसीजर करी, उसको मिल नहीं रहा है, 90 दिन वो क्या करेगा? अपने पत्ते को कन्वर्ट कर देगा और पत्ता सीधा रिलीज हो गया, खत्म कहानी। आप बोलोगे ये क्या हो गया, मैं बोलूँगा कि खत्म हो गया। इसलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पौधा लगा है और 25 दिन के बाद आपको समझ में आता है कि यहाँ पौधा खत्म हो गया। 20 से 25 दिन के बाद में ही समझ में आता है हर किसान को। तुरंत समझ में उस किसान को आएगा जिस किसान का पौधा लगाते समय मजदूर ने उसका बोल तोड़ दिया है। तो तीसरे या चौथे दिन पट से पत्ते सूख जाएंगे और पौधा मरने के कगार पे। समझ लेना कि ये भैया ने या तो इसकी गर्दन दबा दी थी या इसके पैर तोड़ दिए थे। वो तुरंत मर जाएगा पौधा। वो बोल उठाते समय टूट गया या फिर वो लगाते समय उसने प्रेस कर दिया तो वो जड़ें कड़कड़ कड़कड़ टूट जाएगी। और वातावरण उस हिसाब से नहीं है, अभी ड्राई हवाएं हैं, उसको ह्यूमिडिटी वाली हवाएं चलती है, उतने में वो चलेगा नहीं, वो फंगस की तरफ जाएगा। क्योंकि मट्टी के ऊपर मित्र बैक्टीरिया भी है और शत्रु बैक्टीरिया भी है। तो मैंने जितने भी बैक्टीरिया की प्रोसीजर आपको बताई वो बैक्टीरिया लेवल बढ़ाने के लिए मैंने बताया। ट्राइकोडर्मा, क्लोरीन को क्लीन करना, मतलब वहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस जो फिक्सेस हुआ है उसको तोड़ने के लिए मैंने बताया। आपको जिप्सम डालने की प्रक्रिया बताई, आपको एसएसपी डालने की प्रक्रिया बताई। ये इसलिए बताई कि ये 7 से 8 दिन पहले अगर आप करोगे तो जिस दिन पौधा लगेगा उस दिन उसमें लगने की कगार पे रहेगा। क्योंकि एसएसपी भी डाला तो वो 15 से 18वें दिन के बाद में लगना शुरुआत होता है। तो 18वें दिन जब उसको फास्फोरस की ज़रूरत रहेगी, जिस दिन मैंने आपको 13-40-13 बोला उस दिन वो 13-40-13 के साथ में वहाँ से फास्फोरस भी उठाएगा, कैल्शियम की ज़रूरत है तो कैल्शियम भी उठाएगा, बराबर। उसके पास वो खजाना पड़ा हुआ चाहिए, उसको उस समय पे जो चाहिए वो उसने लेना चाहिए। अभी सल्फर दूसरी भी काम करता है, सल्फर WDG सिस्टेमेटिक फंगिसाइड का भी काम करता है। अगर कैल्शियम के साथ सल्फर आप दे रहे हो तो वो सिस्टम में पूरा चला जाता है, तो वो उसकी बॉडी को पूरा मतलब टीकाकरण का काम करता है। एक तरह का वो टीका है। आप करके देखो, 7वें दिन की ड्रिंचिंग आपको चौथे दिन ही अच्छा और सही सट पत्ता दिखाई देगा। तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। उसके लिए अभी करो क्या, 200 लीटर पानी में 3 किलो ब्लीचिंग पाउडर और प्रति पौधा 2-2 ml पौधे से दूर 2 से 3 इंच दूर वहाँ पे पौधे के पास उसको ड्रिंचिंग कर देना है, ताकि वो पानी चारों तरफ से उसके जड़ों के पास जाए और जड़ों के पास जाने के बाद जो भी बैक्टीरियल डिसीज वहाँ पे आए हैं उसको तोड़ने का वो काम करे। उसके एक दिन बाद, आज ब्लीचिंग पाउडर अगर किया है तो कल का दिन छोड़ के तीसरे दिन 200 लीटर पानी में ब्लू कॉपर लेना है 300 ग्राम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ब्लू कॉपर जो आता है, उसमें 3 से 5 पूरी ट्रेप्टोसाइक्लिन की लेनी है। 6 ग्राम की पूड़ी आती है ट्रेप्टोसाइक्लिन की, वो 4 से 5 पूड़ी लेनी है। लेकिन 200 लीटर के ड्रम में डालने से पहले 1 लीटर गर्म कुनकुना पानी लेना है, उसमें वो 5 पूड़ी डालनी है, डाइल्यूशन करना है, फिर 200 लीटर की पानी में डालना है, तो 100 रिजल्ट आपको मिलेगा। डायरेक्ट ठंडे पानी में डालोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्रति पौधे के पास 200 ml ड्रिंचिंग करना है नीचे तने के पास। लेकिन ये करते समय ध्यान ये रखना है
कि उस समय ड्रिप से पानी की टपक सिंचाई को बंद करना है। कम से कम 24 से 30 घंटे उस पौधे को इस ड्रिंचिंग के समय में पानी नहीं मिलना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का जब पानी दोगे उस समय में 24 से 30 घंटे पानी नहीं मिलना चाहिए। उसका पत्ता ऐसा चिपक जाना चाहिए, ऐसा चिपक जाना चाहिए। फिर उसके एक दिन बाद आप ब्लू कॉपर ट्रेप्टोमाइसिन दोगे तो पट से पूरे बॉडी में ले लेना चाहिए। प्यास लगी है, पानी पीना है, मटकी की जगह पे कोई गर्म पानी भी दे दोगे तो पट से पी लूँगा। बाद में पता चलेगा कि गर्म था बहुत, लेकिन प्यास ही इतनी लगी थी कि मैंने पी लिया। भले ही 1 लीटर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मैंने 200 ml पी ली, लेकिन पिया तो सही ना। वैसे ही वो उसको पट से अपने बॉडी में ले लेगा, इंजेक्ट हो जाएगा। तो तुरंत आपको 7वें या 8वें दिन में आने वाला जो पौधा है वो अच्छा दिखाई देगा, बड़ा नहीं दिखेगा, अच्छा दिखेगा। उसके बाद में क्या करना है, जैसे आप ब्लू कॉपर ट्रेप्टोमाइसिन की ड्रिंचिंग करोगे तो उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद उसको थोड़ा सा पानी चला देना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि छोटा पौधा है उसको 3 घंटे पानी देना है, तो उसको उस दिन 1 घंटे पानी देना है, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी रखनी है। 5वें दिन ऐसे पौधे को जो सेंटर पौधा नीचे हो गया है या पत्ते में एकदम छोटा पत्ता आ गया है, 5वें दिन उसमें क्या देना है, 200 लीटर पानी, 6 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 10 किलो यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट 6 किलो, 10 किलो यूरिया और 1 किलो सल्फर WDG और 200 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट। ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिक्स हो जाएगा ड्रम में। ये 1000 पौधे को 200 ml ड्रिंचिंग करनी है, पौधे से 6 इंच दूरी पर। ये ध्यान रखना, पौधे के तने के पास नहीं डालना है, पौधे से 6 इंच की दूरी पर। और ऊपर से VM स्प्रे आपको लेना है। कब? जिस दिन आपकी ब्लू कॉपर और ट्रेप्टोमाइसिन की ड्रिंचिंग रहेगी, नीचे ड्रिंचिंग रहेगा, ऊपर स्प्रे रहेगा, मट्टी और वाइसोनोमेटा। VM स्प्रे का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मट्टी ऐसी जगह से लेनी है जहाँ पे कई साल से छेड़छाड़ नहीं हुई है, बंजर जमीन, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ऐसे जगह से, उमर का पेड़, ऐसे जगह से अगर नीचे से लिया तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। 3 बाय 4 का गहरा गड्ढा खोदना है, चारों सतह की 20 किलो मिट्टी 200 लीटर पानी में डालना है, 200 ग्राम वाइसोनोमेटा उसमें डालकर कम से कम आधा से 1 घंटा उसको हिलाते रहना है ताकि मट्टी उसमें पूरी घुल जाए और सुक्रोज के साथ में मल्टी लेयर में वो बन जाए। उसको द्रावण को साड़ी या कपड़े से बांधकर छांव में रख कर आ जाओ। 24 से 30 घंटे के बाद, 24 या 36 घंटे के बाद में उसी ड्रम के पास जाना है तो ककड़ी पंथरी जो भी होगी वो नीचे ग्राउंड लेवल पे बैठ जाएगी। तो ऊपर का जो पानी रहेगा वो कपड़े से छान कर उस डब्बे में डालना है, स्प्रे के बोतल में डालना है, जो 15 लीटर का आपके पास टंका आता है उसमें डालना है। और सवेरे सवेरे ध्यान में रखना, मैं जो बता रहा हूँ, सवेरे सवेरे 5 बजे से 7 बजे तक या शाम 5 बजे से 7 बजे तक। मैं टाइम भी बता रहा हूँ आपको, ये इसलिए बता रहा हूँ, आप पूछ नहीं रहे हो क्यों। स्प्रे हर फसल पे इसी समय पे होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, पूछो यार। क्या ना, ये ऐसा क्या पूरे साल भर 365 दिन, एक दिन भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा पिछले केले के जैसा कि 40 दिन में नहीं लगाना है। पूरे 365 दिन आपके पास एक ही पर्याय रहेगा कि सवेरे सवेरे और शाम शाम। ये क्यों? हाँ, ये चीज़ें हैं। नहीं तो वो सिर्फ सभी फसलों के ऊपर, हर फसल अगर आप देखोगे, पीपल का पेड़ छोड़कर हर पौधा अगर आप देखोगे तो वो ब्रीदिंग चेंज करता है। अभी के समय पे पौधे के पास अगर आप बैठे हो तो पौधे के पास बैठना मतलब गड़बड़ है, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन ले रहा है, हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, बराबर। तो पौधे के नीचे बैठना इस समय गड़बड़ है।
दिन में यही क्रिया उल्टी हो जाती है। झाड़ पौधा जो है वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ता है, वही रात में उसकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। वो रात में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, मतलब वो इंसान ही बन जाता है रात में। तो ये चेंज होने का काम कब होता है? वो 5 से 7 बजे के बीच में ही होता है, और शाम को भी 5 से 7 बजे के बीच में होता है। उसी समय पौधा अपना स्टोमेटो को ओपन कर देता है। उनका आंसर सही था, पौधा अपने स्टोमेटो को ओपन छोड़ देता है। उसी समय थ्रिप्स, माइट्स, अल्ली, हर तरह के जो कीटक भक्षित जो भी जितने भी है जीव जीवस्य जीवनम, उतने उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं, क्योंकि वो अपना तन मन धन पूरा अर्पित कर देता है, अपने स्टोमेटो ओपन खोल देता है, क्योंकि सूरज की रोशनी को लेने के लिए। अभी सूरज की रोशनी लेने के बाद में उसके पत्तों में क्या फ़र्क होता है, मतलब क्या ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो अपने को ऑक्सीजन देता है, ये भी तो मायने रखेगा कि वो ऑक्सीजन ही क्यों देता है। क्योंकि पौधे के हर कण कण में पानी होता है। आपने देखा होगा 70% पानी होता है पौधे में। हमारे बॉडी में भी आप देखोगे, रिएक्ट करोगे तो हमारे बॉडी में भी 70% वाटर ही भरा पड़ा है। ये पौधे के स्टोमेटो जब ओपन होते हैं, जब सनलाइट ऊपर से आता है, उस समय होता क्या है, पानी का सहयोग अगर किसको पता है, H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु है और ऑक्सीजन का 1 है। तो उसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, तो पौधा करता क्या है, हाइड्राइस ले लेता है, पानी में जो हाइड्राइस होते हैं वो ले लेता है, वो क्लोरोफिल में कन्वर्ट करता है और ऑक्सीजन वो हाइड्राइस से मुक्त हो जाता है, तो वो अपने लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया? ऑक्सीजन को हाइड्राइस से मुक्त करके ऑक्सीजन अपने को मिलता है। तो पौधा कहीं ऑक्सीजन नहीं देता है, पौधा उसकी भोजन प्रणाली की प्रक्रिया बनाता है, तो वो हाइड्राइस लेके ऑक्सीजन को मुक्त करता है, इसलिए हमें पौधे के पास से ऑक्सीजन मिलता है। मतलब कुल मिला के पृथ्वी के ऊपर एकमात्र पानी ही ऐसा सहयोग है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। समझ में आ रहा है? बराबर। तो ऑक्सीजन पौधे से हमें कैसा मिलता है? ये बी किसान पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर कई सारे ऐसे व्यक्ति आ गए जिन लोगों को मैं तहे दिल से नमस्कार और शुक्रिया भी करना चाहूँगा। उन लोगों को हमने सुना और आप लोगों तक उनकी बातें मैं पहुँचाना चाहता हूँ। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आपके पास पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति को हर चीज़ पता नहीं है। शायद मेरे माध्यम से आपके पास आए, आप कल के दिन सेल्फ हो जाओ, आप कल के दिन आपके क्षेत्र में किसान पाठशाला का प्रोग्राम आप लो, या किसानों को उस फसल के बारे में समझा सको जो फसल उस किसान उस क्षेत्र में कर रहे हैं। वो पपीता हो सकता है, वो गन्ना हो सकता है, वो केला हो सकता है। तो ऐसा अगर रेवोल्यूशन आया तो हमें दुकानदारों के ऊपर या कंपनियों वालों के ऊपर मतलब डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि वो भाई आएगा ना मुझे थ्रिप्स वाला या कोई फंगीसाइड वाली दवाई बताएगा तो मेरा पौधा ठीक होगा। हमें खुद उस पौधे से बात करनी पड़ेगी कि भैया क्या हुआ, या पिछले 15 दिनों में हमने इसके ऊपर क्या जुल्म ढाए हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं, उसकी 2-4 ड्रिंचिंग अगर नहीं हुई तो वो तीसरे दिन की, 6वें दिन की, 9वें दिन की, वो 15वें दिन सब तीनों की एक जगह पे कर देता है कि भाई तू तो खा ले एक बार। अभी मैं तो नहीं था घर पे, ये इन सालों ने किया नहीं, तो तीनों बार की एक बार में डाल देता है। तो उससे भी कहीं ना कहीं डिफेक्ट आते हैं। मैंने देखा है कई लोगों के खेतों में, भैया क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर वो बात करते करते वो बता ही देता है, यार ऐसा हो गया था, तो अभी करूँ क्या। ये चीज़ें सामने आती है, वो ज़बरदस्ती। जैसे मुझे गुलाब जामुन खाने थे 2, लेकिन ज़बरदस्ती खा लिए 10, तो उसके इंजेक्ट तो सवेरे पता ही चलेंगे क्या होने वाले, खा तो लिए। तो वैसा ही पौधे के साथ में होता है। 45 दिन का बेसल डोज अगर आया हुआ होगा तो रेसिड्यू फ्री वाला फार्मिंग वाला आया हुआ होगा ना आपके पास। आपको एक शेड्यूल दिया गया होगा, आपके जितने पौधे हैं उस पौधे को NPK, उसके साथ साथ MG SO4 बराबर कितना लगेगा। इस दवाई इनके बाद मेरा भी डालना था, और ये अगर इसको कॉपर वाला इसके बाद कितने दिन बाद? जैसे मैंने 5वें दिन का भी बोला आपको, कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह, तो 5वें दिन के बाद में 4थे दिन आप बेसल डोज पौधे के पास में डाल सकते हो। 5वें दिन के बाद? 5वें दिन के बाद
पाँचवें दिन कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह का ड्रिंचिंग करना है। उसके तीसरे दिन मतलब 3 दिन बाद, मैंने आपको हर बार बोला कि पौधे का राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर 3 दिन के बाद चेंज होता है। तो आपको एक ओरा बना लेना है कि मैंने कैल्शियम नाइट्रेट 5वें दिन दिया था, तो उसके 3 दिन बाद मैं चौथे दिन उसका बेसल डोज डाल सकता हूँ। समझ में आ रहा है? आपको एसिड ट्रीटमेंट का भी आता है शेड्यूल। तो एसिड ट्रीटमेंट कभी कभी क्या होता है वो तो हमने समझ के दिया हुआ है। कई सारे व्यक्तियों का एक 5-7 दिन का शेड्यूल बिगड़ जाता है कि आदमी नहीं मिले तो बेसल डोज नहीं दे पाए। तो कभी भी ध्यान ये रखना है कि एसिड ट्रीटमेंट करने से पहले फर्टिगेशन शेड्यूल नहीं देना है। मतलब जैसे आज मैंने फर्टिगेशन दिया, उसके 3 दिन बाद, जैसे बेसल डोज आज भरा हुआ है तो उसके 3 दिन बाद एसिड ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो हेवी मॉलिक्यूल है, जैसे पोटास हेवी मॉलिक्यूल है, कैल्शियम भी हेवी मॉलिक्यूल्स आता है, तो वो पानी, मैंने बोला है कि हर बार एसिड ट्रीटमेंट करने के बाद में आपको पानी ज़्यादा मात्रा में देना पड़ेगा। तो वही हेवी मॉलिक्यूल्स ज़मीन में नीचे चले जाएंगे 1 से 1.5 फीट नीचे, क्योंकि पानी नीचे स्प्रेड होता है। और पौधे की भोजन बनाने वाली जो जड़ें हैं, जो फीडर रूट है, वो ऊपर के 6 इंच के लेयर में होती है, तो वो नीचे तक नहीं जा पाएगी, तो उसको पोटैश और कैल्शियम वाली वो चीज़ें नहीं मिलेगी। तो पौधे में वो आपको 15वें दिन में डिफिशियंसी दिखाएगा। समझ में आ रहा है? तो एसिड ट्रीटमेंट करने के 3 दिन बाद बेसल डोज भरना है। 3 दिन पहले अगर डाल के रखा है तो एसिड ट्रीटमेंट अवॉइड करना है, 10 दिन 15 दिन बाद में करना है। बराबर? ये भी समझना है। ओके? मिट्टी इसलिए है क्योंकि मिट्टी में सारे तरह के तत्व पड़े हुए हैं, और आप अगर देखोगे कि पूरी पृथ्वी की कक्षा नीचे में 1.5 फीट और ऊपर में 1.5 फीट सूक्ष्म जीवों से भरी पड़ी हुई है। बराबर? तो नीचे के जो लेयर की हम लोग मिट्टी ले रहे हैं वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है, और मैं ऐसी जगह से मिट्टी लेने के बोल रहा हूँ जहाँ पे कई साल से छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो पत्ते का जो भी कचरा उसके ऊपर गिर रहा है ज़मीन के ऊपर, जब बारिश हो रही है तो वो पत्ते जो गलन होके जो पानी रसा नीचे जा रहा है वो हुमस है, उस मिट्टी में, उस लेयर में वो एक्टिवेटेड है। बराबर? सुक्रोज जब उसके साथ में डालोगे तो सुक्रोज पानी में जाने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो हर बैक्टीरिया का भोजन है, उसको मल्टी लेयर करता है। अभी मिट्टी में सारे तत्व पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रंस भी है, एनपीके भी है, सारे तरह के बैक्टीरिया है। एक मुट्ठी भर मिट्टी की मैं बात करूं तो 1 करोड़ के आगे उसमें जीवाणु है। कितना? 1 करोड़ के आगे एक मुट्ठी मिट्टी में। तो 20 किलो मिट्टी में नीचे की जो बोल रहा हूँ आपको खोद कर लेने की, उसमें अनंत बैक्टीरिया है, उसको फर्मेंटेड करना है। उसमें जिंक है, बोरान है, आयरन है, सोना है, चांदी है, सारी चीज़ें पड़ी हुई है। आता कहाँ से है ये सोना चांदी? आप जो पहन रहे हो मिट्टी से ही तो आ रहा है। उसमें सारे मॉलिक्यूल्स है, उसको एक्टिव करने का काम वाइसोनोमेटा करता है, जिसके कंटेंट सुक्रोज है, जो ओनली भारत में बी किसान बनाता है। बताई ना मैंने आपको रेसिपी। सुक्रोज ये गन्ने का रस है, गन्ने का रस एक जगह पे मिक्स करके बनाया जाता है। उसको गोवर्क से ट्रीट किया हुआ है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है। उसमें हल्दी का कर्क्यूमिन भी मिलाया जाता है एंटीबायोटिक्स के लिए। ये तीनों का मिश्रण बना के वो सुक्रोज को पैक किया हुआ है। आप अगर गूगल के ऊपर उसका फार्मूला बना देखोगे तो उसके फार्मूले आपको दिख जाएंगे। बराबर? समझ में आया? सुक्रोज गन्ने के जूस से ही बनाया हुआ है, लेकिन आप बोलोगे कि मैं गन्ने का जूस लेकर उस बीच में डालूं तो वो नहीं चलेगा, फंगस आ जाएगी। उसको ट्रीट करके बनाया है। बराबर? गोअर से ट्रीट किया हुआ है, कर्क्यूमिन से ट्रीट किया हुआ है, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल। गोअर एंटी फंगल के लिए है और कर्क्यूमिन एंटीबायोटिक्स के लिए है। और सुक्रोज ये पौधे का प्राथमिक भोजन होता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज, ये 3 अवस्थाएं पौधे की होती है। उसमें से सुक्रोज आपको मैंने बता दिया, फ्रुक्टोज अपनी इंटरनल बॉडी में वो बना लेता है, और आपका जो मैंने बताया ग्लूकोज, ये ग्लूकान डी में आपको मिल जाएगा।
इसलिए मैंने आपको पौधा आने के बाद में ट्रेस रिलीज निकालने के लिए ग्लूकोज और सुक्रोज बोला और उसके साथ में लींबू बोला। ये पॉइंट अगर नोट करके रखोगे तो कई सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे। सही बात है। और कुछ पूछना है क्या? अच्छा, लूंगर निकलने के बाद में पूरे खेत में अगर निकल गया है, पूरे खेत में अगर आपका फल निकल गया है तो उसके बाद में नाइट्रोजन देने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। नहीं देना नहीं है, वजन बढ़ाने के लिए पोटास देना है। हाँ? देना नहीं है, अभी देते हैं तो मैं उसका पर्याय क्या बताऊं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप देते हो तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है उसमें, देते रहो। पौधा नहीं उठा रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ पौधा उस समय पे नाइट्रोजन नहीं उठा रहा है, उसको जरूरत ही नहीं नाइट्रोजन की। हाँ? किस कारण? वो जैसे बाहर निकलता है उस समय गिर जाता है कि कुछ समय के बाद निकलता है? निकलने के बाद, निकलने के समय कितने गिरते हैं? 2, 4, 500 गिरता है। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में पुअर गड़बड़ है आपके पास। मतलब फल निकलते समय डंडे से पिचक जा नीचे गिर जाता है। तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा देते हो आप, नाइट्रोजन ज़्यादा देने की वजह से भी वो डंडे से निकलने का वो प्रोग्राम बनता है। अगर यूरिया वगैरह आप ज़्यादा दे रहे हो तो उससे भी वो समस्याएं आती है। नाइट्रोजन शुरुआती अवस्था में है वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने के लिए। हाँ? नहीं तो शेड्यूल आपने क्या दिया ये मुझे नहीं पता है ना, बराबर है कि नहीं। पहले साल हो सकता है कि यूरिया दम के पेला, बाद में यूरिया को कम कर दिया। मुझे नहीं पता ना आपके खेत में आपने क्या प्रैक्टिस करना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि किस कारण होता है। नाइट्रोजन अगर ज़्यादा दिया तो कई बार देखा होगा कि लूम नीचे तक खींच के आता है, इतना नीचे तक आएगा फिर भी इसमें फलियाँ नहीं दिखेगी, यहाँ से फलियाँ चालू होती है, वो नाइट्रोजन की वजह से होता है। या फिर यहाँ से टूट के गिर जाएगा अंदर से। अगर डंडा लंबा आ रहा है नीचे तक खींचे जा रहा है तो समझ लेना कि नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। उसी समय तुरंत में नाइट्रोजन युक्त जो भी खाद आप दे रहे हो उसको शेड्यूल से ख़त्म कर देना है, नाइट्रोजन 0 कर देना है, बराबर। और कुछ दूसरा कारण फल गिरने का ये होता है, उसको समझ में आ गया, उसने यूरिया बहुत ज़्यादा डाला होगा उसका, उसको समझ में आ रहा है, वो हंस रहा है ना। दूसरा एक कारण उसमें देखा गया है जो केले के लिए आपने पूछा। कई बार फल निकलते समय उसके सामने यहाँ पे उसकी पत्ती आ जाती है, तो ये नीचे से जब फोर्स देता है यहाँ पे जब इसके ऊपर टच होता है तो पत्ती धीरे धीरे नीचे गिरती है। जैसे ही पट से नीचे गिरेगी तो यहाँ पे जो फोर्स बनता है इसको बाहर निकालते समय, तो यहाँ से पट से गिर के नीचे गिर जाता है। पत्ते ऑर्डर रहे थे क्या उसको? ग्राफ छोटा था ना उनका। हाँ, वो पत्ते के ऊपर अगर है तब भी गिर जाता है। आपने देखना कि जहाँ पे सटका हुआ है वहाँ पे एक पत्ता गिरा हुआ मिलता है आपको ऐसा नीचे, जिसको प्रेस करके वो आया है। कई बार केले के पौधे के ऊपर आपको दिखेगा कि वो पत्ते को तो ऐसे प्रेस करते करते आया, लेकिन सामने अगर पौधा खड़ा है उसके ऊपर अगर वो पत्ता अटक गया तो वो फल ऐसा जाएगा उसके ऊपर। देखा है कई लोगों ने, ऐसा फल चला जाता है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो बैलेंस पकड़ के रखता है। ये जो पत्ता, जब तक ये पत्ता जीवंत है तब तक इसको झेलता है। जिस दिन ये सूखना चालू होगा उस दिन ऐसे थोड़ा ऊँचे गिर जाता है नीचे, ये भी, क्योंकि उसमें उतनी ताकत नहीं होती है। यह है आपके पास, ये ज़्यादातर समस्याएं आपको कम ग्राफ में दिखेगी। 5x4, 4x4, 5x5, इसमें ज़्यादा समस्याएं दिखती है, बराबर। ये इसमें ज़्यादा समस्याएं दिखेगी आपको, क्योंकि उसमें केले का मार्फोलॉजी आप देखोगे तो केले का पत्ता ऐसा झिकझैक में आना चाहिए, चारों तरफ ऐसा सराउंडिंग आना चाहिए।
जगह जगह पे अगर गर्दन के जैसा आ रहा है तो उसमें से भी वो फल निकलने के लिए उसको समझना पड़ता है कि मैं कहाँ से निकलूँ। अगर जानवर जैसा निकला ना, वो 2 बार भी ऐसा घूम के निकला ना, तो कहीं ना कहीं ये डंडे में यहाँ पे आपने देखा होगा कि गिरते समय एकदम कोमल होता है। ये सामने वाला हरा दिखता है, लेकिन जहाँ से टूटा हुआ है वहाँ पे सफ़ेद झग दिखता है, तो वहाँ से वो तट से गिर जाता है। उसका वेट अगर उस समय देखोगे तो 12 से 15 किलो तो उसका ही वेट होता है, तो वो उतना वेट झेल नहीं पाता है। क्या मैंने आपको बोला कि हर समय जितनी बार वातावरण चेंज होगा उतनी बार आपको उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ दिखेगी। तो आज के 15 दिन पहले, बाद में आने से पहले जो डिसीज आने हैं उसके उसी दिन उसको करना है। आपने अभी ध्यान में रखना कि जैसे आपके तरफ अभी जून में पहली जब बारिश होगी, अगर आज भी आप ब्लीचिंग कर रहे हो और आज के 15 दिन के बाद बारिश गिर रही है, उस दिन भी आपको ब्लीचिंग पाउडर करनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश गिरने के बाद में मट्टी में जितना भी अभी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो टेम्परेचर को रिलीज़ करेगी, मतलब ठंडा होने का प्रयास करेगी। तो वहाँ पे सर्द गर्म वाली चीज़ें बनेगी, और सर्द गर्म वाली जब जब वातावरण बनेगा तब तब बैक्टीरियल डिसीज बनेगी, और बैक्टीरियल डिसीज जब जब बनेगा तब तब आपके पौधे रिलीज़ होते जाएंगे। ये ध्यान रखना है। अभी आपके तरफ कौन से दिन बारिश गिरेगी ये मुझे नहीं पता है। आज मैं आपके पौधे की स्थिति देखकर आपको ड्रिंचिंग बता रहा हूँ, ताकि आज उसके पास वो कंडीशन है। ब्लीचिंग के बाद में सीओसी और स्ट्रेप्टो का जो हाँ वो देना, हमेशा रिपीट करना, और ऊपर से वीएम स्प्रे, ताकि उसको मल्टी विटामिन और वो चीज़ें मिलती रहें। कैल्शियम यूरिया और सल्फर WTD, उसमें पोटेशियम मोमेंट, ये चीज़ें आप लोगों को चाहिए तो है अपने पास, यहाँ से लेकर जाइएगा। अभी है, क्योंकि वो आने के लिए वहाँ से कभी दिमाग मारी करनी पड़ती है आपको, फ़ोन करना, पैसे डालना, वो चीज़। हाँ हाँ है, मिल जाएगा। हाँ हाँ मिल जाएगा, यहाँ पे है। सर एक और चीज़ की, अभी हम लोग के यहाँ अभी तो केले का पौधा 2-2.5 महीने का हुआ, अभी अब हम लोग का जो हम लोग बोल रहे हैं कि ढींचा जो है 8 फीट का हो गया, अभी आप बताएं कि उसको हाफ कट कर देना है, जहाँ तक पौधा है वहाँ तक उसको कट करके पौधा जितना बड़ा है उससे 1 फीट छोड़ के कट कर देना है, और भी वो पौधे का हाइट कितनी भी हो। तो ये तो अपन प्रोसेस अपन कर दिए, कब से चालू कर दिए। अपन ये क्या करेंगे कि वो जो ढेंचा पर लगा है उसको पूरा कब क्लीन कब करना है, कब खत्म करना है उसको? जब आपको लगे कि 2 बारिश हो गई है, वातावरण ठंडा हो गया है, मट्टी से भी नीचे से जाने के बाद, पता है ना जब बारिश गिरती है 2 या 3 ही बारिश होती है तो नीचे से पसीना चलता है, मट्टी से भाप चलती है, उस समय उसको नहीं कट करना है। उसमें भाप बंद हो जाए, हमें नीचे से ठंडी हवा लगने लग जाए, ताकि मट्टी पूरी शांत हो जाए, उस समय उसको निकाल के वही फेंक दो। वरना कटिंग करना है, उखाड़ना नहीं है, वरना पौधे मर जाएंगे। उसकी जड़ों में इसकी जड़ें रहेगी, आप उखाड़ने का प्रयास करोगे तो पौधा मरेगा। वो वापस से तो ग्रोथ नहीं लेगा ना, हमारा ढेंचा डबल ग्रोथ लेता है, इसलिए ढेंचा नहीं बोलते हैं। मिला नहीं। सन डालना है ताकि सन की काड़ियाँ खत्म हो जाती है। ढेंचे में क्राउंटिंग आते ही रहते हैं, उसको पैर से दबा देना। उसको जितनी बार ये आएगा उतना फोर्सफुली आप उसको काट के डालोगे, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ढेंचे को वो ये करना पड़ेगा। बाकी और क्वेश्चन? एसिड ट्रीटमेंट, हाँ एसिड ट्रीटमेंट मतलब होता कैसे? सर एसिड ट्रीटमेंट में 200 लीटर पानी में कितना अपने को एसिड डालना है? इसमें क्या है, जैसे 4 एकड़ का किसी का प्लॉट है और उनको एसिड ट्रीटमेंट करना है, और एक ही बार में जैसे 4 एकड़ में वो पानी ड्रिप से दे देता है, बराबर। तो 4 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में 4 लीटर आप एसिड वाला पानी बना सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन डालते समय उसमें ध्यान ये रखना है कि बूंद 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 डालना है। हैंड ग्लोव्स पहनना है, मास्क पहनना है, शील्ड पहनना है, फुल कपड़े उनको पहनना है। ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, और खुद आप काम करो, जिसको उसके बारे में पता है। नहीं तो आदमी के पास देके आए, वो अगर कैन ऐसा डाल देगा ना तो वो टंकी के साथ में वो भी ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे उसको 1 किलो जैसे एसिड लेते हैं, उसको 1 बाल्टी मतलब 10 लीटर पानी में डाल देते हैं, बुझा देते हैं, उसके बाद ड्रम में डाल के खराब करते हैं। वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एसिड आपके पास कौन से ग्रेड का मिल रहा है? कई जगह पे 98 ग्रेड वाला मिलता है, कई जगह पे 70 ग्रेड वाला मिलता है। तो 70 ग्रेड वाला भी अगर उंगली डालोगे तो हड्डी दिखेगी, इतना हार्ड होता है। उसका फ्यूम भी अगर ले लिया तो वो भी गड़बड़ करता है।
तो उसके लिए प्रिकॉशन, लेकिन किसान के लिए बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से आप 70% वाला अगर लेकर आते हो तो 5 लीटर को 10 लीटर करके रखो, एक बार 5 लीटर छोड़ दो, धीरे धीरे इफेक्ट आएगा, लेकिन महीने में 2 बार करो, बराबर है कि नहीं। पानी तो देना है और उससे कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, कुछ नहीं देना है, ओनली पानी। हाँ 70% वाला 4 एकड़ में डालना है। क्या 70% वाला बोलता सर। 1 लीटर प्रति 1 एकड़ के लिए लीटर में मैं बोल रहा हूँ। केजी में पैकिंग आती है, केजी में हर लिक्विड रहता है तो केजी में। वो तो लीटर की बोतल में ही देता होगा ना आपको। तो वो केजी में क्या ना आएगी ना, लीटर वाला डब्बा है आप लोगों के पास, उस लीटर वाले डब्बे में डालो और उससे डाल दो, या फिर ऐसी कोई ये कैन बना के रखो, क्योंकि लीटर वाले डब्बे में आप डाल नहीं पाओगे उसको, वो हाथ में उड़ेगा या ये होगा। 5 लीटर के बोतल में उसमें डाल के रखो, उसको मार्किंग करके रखो, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर उतना भर जाए, दूसरी जगह से उसको ड्रिप निकाल दो, वो बूंद 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 उसमें गिरता रहे। आपकी सेफ्टी का सर्विस, मेरा कहने का मतलब है कि आपकी सेफ्टी उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस है। मट्टी का क्षार तोड़ना फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी 50 ऐसा रहेगा है ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा नहीं हो जाए फिर, है ना। तो वो चीज़ें गड़बड़ है, आपको आपकी खुद की सेल्फ सेफ्टी करना है, उसके बाद में फिर आपको वो डायल्यूशन करके एक बार 200 लीटर में 4 लीटर डालने के बाद उतना इफेक्ट नहीं करेगा। पानी में हाथ भी डालोगे तो थोड़ा सा हल्का सा ऐसा चुन चुन करेगा, उसके बाद में कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन उसको डायल्यूशन करना ही मेन है। पानी में ड्रॉप 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 ही डालना है अगर पानी में जैसे एक साथ 2 लीटर अगर डाल दिया तो टंकी के साथ में ब्लास्ट हो जाएगा, बराबर। मतलब वो शुरुआती से न्यूट्रिशन अगर पुअर रहेगा तो फिंगर बाद में नहीं बढ़ेगा। मैंने आपको बताया कि केले की पूरी रेसिपी मैंने बताई। 7वें महीने में फ्लावर आते समय अगर आप बोलोगे कि गणेश भाई इसमें फिंगर बढ़ा दो, इसके केले की साइज़ बढ़ा दो, तो उसने जितना जीवन में दिया हुआ है उतना ही वो देगा। बाद में गणेश भाई का अगर दुकान है तो गणेश भाई 05234 में 1340 बिना फालतू में आपको देता रहेगा। आपको पता है कि मेरे को फिंगर बढ़ाना है, लेकिन गणेश को पता है कि साला फिंगर तो बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन इसके बजट बढ़ाओ। अपने पास तो आ गया ये चूतिया। उस अवस्था में 7 महीने के बाद में केला ओनली 20% फर्टिगेशन जमीन से लेता है, ये ध्यान में रखना है। नहीं, शुरू से अगर तुम करोगे ना अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि बाद में तो सब चीज़ें डालते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि देखो, जैसे जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 10 किलो डाल रहे हैं तो 2 किलो वो उठा रहा है। मुझे पता है कि इस पौधे की अभी 10 किलो की रिक्वायरमेंट है, तो मैं 100 किलो बताऊँगा ना आपको। नॉर्मल बात है कि नहीं। मुझे अगर पता है कि उस अवस्था में उस पौधे को 20% मटेरियल लगता है, वो उठाता है, और मुझे आपको 10% उसमें खिलाना है, तो मैं 100 किलो लिख के दूंगा, तब वो 10 किलो उठाएगा, भले 90 किलो वहीं पे पड़ा रहे, मेरे को क्या लेना देना। आपको रिजल्ट भी मिल गया, मेरे जेब में 2 पैसे ज़्यादा भी आ गए, और आपको न चाहे आपके मिट्टी में सैचुराइजेशन आपने कर लिया। कुछ अलग प्रोसीजर हो जाती है, वातावरण में सर्द गर्मी जब होती है, डंपिंग बिल्डिंग आ गया। डंपिंग बिल्डिंग आने का पता है आपको क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे अनचाहा मटेरियल वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो रिलीज पौधा कर नहीं पा रहा है, जड़ें उसमें जा नहीं पा रही है, तो जड़ें का विनाश वहाँ पे हो रहा है। वो जड़ें जब खत्म होंगी तो काले कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, काले कलर में कन्वर्ट होगी तो उसके तने के पास में वो भोजन प्रणाली नहीं बनाएगी। पानी ऊपर नीचे जो लेकर जाने वाली प्रोसीजर वो खत्म है, वहीं कंद के पास में बनेगी। क्योंकि इसका क्या है, केले का अगर देखोगे तो नीचे इतनी गांठ है, ऊपर खाली पत्ते हैं, उनके दोनों के बीच में अगर ये बन गई तो वहाँ से वो टूट के खत्म। डंपिंग वाली समस्या, पनामा वाली समस्या, बिल्टिंग वाली समस्या, ये अनफॉर्मल। जैसे ये बाहर जो निकल रहा है ना, ये चर्बी है। ये क्यों निकल रहा है पता है? गणेश खेत में काम नहीं कर रहा है, गाड़ी में बैठ के घूम रहा है, एक से चमड़ी है। ये क्यों है पता है? ये सैचुराइजेशन है, ये यूटिलाइज नहीं हो रहा है बॉडी में, तो ये कुछ समय के बाद मुझे ये गड़बड़ करेगा। सबको पता है ये चीज़ें।
तो वैसे भी पौधे में रहता है। सैचुराइजेशन अगर मिट्टी में पड़ा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन वो फटने ही वाला है, इसीलिए उनको बोलते हैं कि फूटेगा एक दिन। बराबर है कि नहीं?